ठीक है जी, कोई बात नहीं, अगर लास्ट वाला गलत हो गया तो ठीक करा देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो बेटा, ठीक है जी। 2 आओ भाई पढ़ना शुरू करें बेटा के। चलिए कुछ और भी ऐसे ही प्रेपोजिशंस हैं, जैसे मेरे बच्चों एक एक करके समझते चलेंगे। ओन है, एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। अबव है, ठीक है भाई, ओके। जिन जिन के सब ठीक है वो फटाफट से मुझे चाय पे बुलाएंगे अपने अपने घर, ठीक है। अब जिन जिन के सभी सही हो अपने अपने घर पे मुझे चाय पे बुलाएंगे, ला ला ला। अब इन सभी का फर्क समझाऊंगा भाई आप लोगों को, तैयार है मेरे दोस्तों? एक एक करके ध्यान से समझना। देखो भाई, प्रेपोजिशन को समझने की सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रेपोजिशन को समझने की सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? सर चित्र बना लो दिमाग में, ठीक है भाई मेरे, चित्र बना लो एक बार दिमाग में। अगर आपने एक बार दिमाग में चित्र बना लिया, समझ रहे, अगर आपने मेरे बच्चों आपने एक बार अच्छे से दिमाग बना लिया अपना, मतलब चित्र बना लिया दिमाग में, तो पोजीशन को रिलेट करना आसान हो जाएगा, है ना भाई। अब देखो ध्यान से, ये हमारे सामने एक टेबल है सरदार, ये हमारे सामने एक टेबल है, ये एक प्यारा सा पंखा है, इस टेबल के ऊपर हमने रख दिया है आप लोगों के लिए एक एप्पल, और यहाँ रख दिया एक फोन, तो ये हो गया एप्पल आईफोन, ठीक है जी, हाँ कि ना। अब यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का प्यारा सा दोस्त काला नाग, समझ रहे भाई साहब, ये आ रहा है भाई साहब गुस्से में, ओके। यहाँ पर बैठी है आपकी प्यारी सी घरेलू प्यारी सी चुहिया, ढिंका चिका, पढ़ लेना बेटा, नहीं तो ये चुहिया आपके नोट्स को कुतर लेगी, ठीक है। अब इनकी पोजीशन को हम रिलेट करना सीखेंगे आपके साथ, ठीक है, ओके। अब आपके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे बेटा, आप इनके लिए क्या करेंगे, इन सभी लिखी हुई ना सिचुएशंस की बड़े प्यार से धीरे 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 आपको ना इनकी सिचुएशंस को रिलेट करना है। सिचुएशन कैसे रिलेट करना है, पहले इनको रिलेट करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर एप्पल के साथ रिलेट करने की कोशिश करूँ टेबल को, तो कैसे, मैं अगर इस फैन को अगर टेबल से रिलेट करना चाहूँ तो कैसे, है ना भाई, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं मेरे दोस्तों यहाँ पर इस फैन को और स्नेक को आपस में रिलेट करूँ तो कैसे, अगर मैं इस रैट को टेबल के साथ रिलेट करने की कोशिश करूँ तो कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये इतना जरूरी, कैसे हुआ, ठीक है भाई, है ना। तो इसको समझने की अब हम आपके साथ कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भक्तों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। देखिए मेरे बच्चों, जब इस ऑन की हम बात करते हैं तो ऑन ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें बताने की कोशिश करती है क्या, कांटेक्ट ऑफ सरफेस, क्या बताने की कोशिश करती है ये, कांटेक्ट ऑफ सरफेस, यानी कि किसी एक चीज के कांटेक्ट में एक दूसरी चीज है, क्या बोले हम, बोलो बोलो, जब किसी एक चीज के कांटेक्ट में कोई दूसरी चीज है, अब कांटेक्ट का मतलब वो उसे छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अरे हूं मैं, ये छू देता है। अब छूने का काम कैसे हो सकता है, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और भाई वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ बेटा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कोई चीज टच कर जाए, ठीक है भाई, और वर्टिकल का मतलब ऐसी कोई चीज पर टच कर जाए। जैसे उदाहरण से समझने का काम करना, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। ये है हमारे सामने क्या, ये है मेरे एसी का रिमोट, इसको मैंने कहाँ टंगा दिया, ऑन द वॉल। अब इस ऑन का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल दीवार पे चिपका दिया। मैं कहाँ खड़ा हूँ, ऑन द फ्लोर, डांस फ्लोर, अरे हाँ ना। तो मैं किस पर हूँ, हॉरिजॉन्टल चीज पर, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। दो ही तरीके से चीज को रखा जा सकता है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सेट है बॉस, करेक्ट है, हाँ कि ना। ये भी क्लियर होगी बातचीत, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे सामने ओवर लिखा है। ओवर हम कब यूज करते हैं, ओवर हम यूज करते हैं जब कोई चीज वर्टिकली किसी के ठीक नीचे है। क्या बोले हम, वर्टिकली किसी के ठीक नीचे है, नहीं नहीं, ओवर के लिए ना ऊपर कर लेते हैं, कोई चीज वर्टिकली ऊपर है, ठीक है ना। और अंडर की अगर हम बात करते हैं, कोई चीज वर्टिकल होकर ठीक किसी के नीचे है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ हूँ, ठीक है जी, मैं अगर आपके सामने यहाँ हूँ, ठीक है ना, तो ठीक मेरे ऊपर ये जो लाइट है इसको क्या कहोगे, ओवर। मेरे ठीक ऊपर लाइट है तो क्या है, ओवर। लाइट के ठीक नीचे मैं हूं तो क्या कहोगे, अंडर, सेट है, हाँ कि ना, ओके। फिर आती है हमारे सामने अबव और बिलो की कहानी। अबव और बिलो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है या तो लेवल, या फिर ये हमें बताने का काम करता है डिग्री, या फिर ये हमें बताने का काम करता है किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है ना जी। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट, किसी भी चीज का लेवल, किसी भी चीज की डिग्री जो अपने आप में किसी से ऊपर है, क्या है, जो किसी से अपने आप में ऊपर है, ठीक है। जो अपने आप में क्या बेटा, जो अपने आप में ऊपर है, करेक्ट है। जब बिलो की हम बात करते हैं तो ये भी हमें लेवल बताने का काम करता है, ये भी हमें डिग्री बताने का काम करता है, ये भी हमें रिक्वायरमेंट बताने का काम करता है। और ये बताने का काम कैसे करता है, यानी कि किसी भी चीज से जब कोई चीज नीचे आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज से कोई चीज नीचे आ जाए, करेक्ट है, हाँ है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस, आई मीन इन चारों का डिफरेंस समझाता हूँ, बड़े प्यार से समझना। देखो ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ओके। अरे अरे मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ अगर मैं ओवर की बात करता हूँ तो ये अपने आप में अंडर हो गया है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ अबव की बात करता हूँ तो नीचे कहीं पर भी हो तो ये नीचे कहीं पर भी किस कैटेगरी में आ गया, बिलो में आ गया। एक बार फिर से समझने का काम करो, ठीक है, एक बार फिर से समझने का काम करो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने एग्जैक्टली यहाँ हूँ, मेरे सिर के ठीक ऊपर लाइट है ना, तो मेरे हिसाब से इट इज ओवर माई हेड,
ठीक है जी। और ये लाइट के ठीक नीचे मैं हूं, तो मैं लाइट को अपने साथ कैसे कहूंगा, आई एम अंडर द लाइट, ठीक है। ओवर अंडर एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकल रिलेशन के बताने का काम करते हैं। करेक्ट होगी बातचीत, हाँ कि ना? ये भी हमें बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना जी। और मैं अगर कहूँ कि सर कमेंट वाली जो स्क्रीन है वो मेरे से ऊपर वहां है, लेकिन क्या हम एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं? बोलो। तो आप कहोगे नहीं सर, हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे तो नहीं है, मैं यहाँ हूँ, वो मेरे से ऊपर वहां है। तो ये क्या है? अपने आप में अबव बिलव का डिफरेंस। गॉट इट, हाँ कि ना? ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब हम समझने का काम करते हैं बेटा, इस बीनीथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप बीनीथ की बात कर लो, चाहे आप अंडरनीथ की बात कर लो, ये दोनों के दोनों शब्द एक ही होते हैं, ठीक है ना। बीनीथ की बात कर लो या अंडरनीथ की बात कर लो, ये दोनों के दोनों शब्द एक ही होते हैं, ठीक है ना जी। इन दोनों का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इन दोनों का मतलब हमें समझ में आता है कोई भी चीज जो एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली अंडर है, और एग्जैक्टली अंडर का मतलब ठीक नीचे, किसी चीज के ठीक नीचे। और जब ठीक नीचे की तरफ आप जाओगे तो उसमें कोई गैप नहीं होता। अब गैप नहीं होता, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा। ये है आपके जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, ठीक है जी। और ये है आप लोगों का अपना क्या भाई, देखो जरा पहचानो जरा ध्यान से, ये है आप लोगों का क्या, अपना प्यारा खूबसूरत सा बेड, ठीक है जी। हाँ या ना? ये है अपने आप में क्या चीज बेटा, ये है आपका अपना खूबसूरत बेड, ठीक है। अब इस बेड के नीचे का जो हिस्सा ना, ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी ठिकाना है। किस चीज का ठिकाना है भाई? यहीं पर आपके हरे हरे जूते पार्किंग में लगाए जाते हैं, है ना। यहीं पर मम्मी का जो हथियार है, यानी कि मम्मी की जो झाड़ू है, इसी के नीचे ठूसी जाती है ना। आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ भी आपने खाया और ठूस दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? तो क्या है सर, आप अगर इन दोनों चीजों को, इस लिखे हुए बेड को, ठीक है, और इस नीचे जो इसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना, जूते हो, झाड़ू हो, कुछ भी हो, ये एग्जैक्टली इसके नीचे है और इनके बीच कोई भी गैप नहीं होता। बात कुछ समझ आई भाई? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, हाँ कि ना? तो ये भी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है मेरे भाई। इनके बीच गैप नहीं होता, इसीलिए मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, इसके लिए अगर वाक्य मुझे बनाना हो तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर बीनीथ द बेड, यानी कि बेड के ठीक नीचे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए। ये भी समझ आ गई बातचीत भाई, हाँ कि ना? ये भी बात हमें समझ में आ गई, ओके ओके। अब ये जो हमने यहाँ पर छोटा सा मजाक किया था एक छोटे से पिक्चर से, इसके सभी आंसर हम मिलकर बनाते हैं। ध्यान से देखते हैं, एप्पल टेबल, एप्पल और टेबल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पर है, इसलिए हमने यहाँ पर ओन लगा दिया, खत्म हो गई बात। सर रेड टेबल एक दूसरे के ठीक नीचे है भाई साहब, रेड है कि नहीं, तो इसी की वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, अंडर लगा दिया। मैं अगर इस फैन को और स्नेक को आपस में रिलेट करूँ, तो फैन ऊपर है कहीं दूर है, कोई चीज ऊपर होना कहीं दूर होना, अब हो गया, ठीक है भाई। अब फैन और टेबल का मतलब क्या हो गया सर, फैन एग्जैक्ट किसी के ठीक नीचे है लेकिन गैप है दोनों में, तो हमने इसको क्या कह दिया बेटा, बताओ बताओ। तो आप इसको क्या कहेंगे बेटा, आप इसको कहेंगे फैन, और उसके बाद क्या कह देंगे, ओवर कह देंगे, फैन ओवर टेबल, खत्म होगी बात, हाँ कि ना? ठीक है जी, चलिए भाई, ये भी हमें समझ में आएगा, ठीक है जी, फाइन। अब मेरे दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे हम चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको 3 सवाल दूंगा, तीनों सवालों के आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला सवाल, आई एम ब्लैंक द स्काई, यू आर ब्लैंक CCTV, ठीक है भाई। तो ये हमारे सामने हो गया दूसरा वाक्य, ठीक है, ओके, शाबाश। चलो मेरे भाई, बेटा करियर मिल पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, करियर मिल पर कोई वैकेंसी नहीं है। आप प्लीज क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, प्लीज। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उस पर फोकस करो बेटा प्लीज। चलो मेरे भाई, फटाफट से इनके आंसर्स बना के दिखाओ। अब इन तीनों के आंसर्स बनाने में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ध्यान से समझने का काम करेंगे। लिखा आई एम ब्लैंक द स्काई, स्काई कहाँ है, स्काई कहाँ है? सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आसमान है कहाँ? आप कहोगे सर मैं अगर ठीक अपने ऊपर देखूंगा तो आसमान है, मैं अगर उधर देखूंगा तो आसमान है, अगर मैं कहूंगा उधर देखूंगा तो भी आसमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे ऊपर आसमान का होने का मतलब समझ में आ रहा है कि आसमान मुझे पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ओवर और अंडर के अंदर हमें एक और प्यारी सी चीज जुड़ी हुई समझ आती है, क्या, जिसे हम कहते हैं कवरिंग सेंस। क्या चीज समझ में आती है? कवरिंग सेंस, यानी कि कोई किसी चीज के ऊपर होकर या कोई किसी चीज के ठीक नीचे आकर उसको पूरी तरह से घेर ले, कवर करके, उसी को हम कहते हैं कवरिंग सेंस। तो यहाँ पर हमें क्या कहना होगा, आई एम अंडर द स्काई, है ना, आसमान ऊपर है, पूरे को घेरे हुए, इसलिए अंडर द स्काई। यू आर ब्लैंक CCTV सर्वेलेंस। अब CCTV सर्वेलेंस का मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक रोड है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है जी, यहाँ एक खंबा है भाई साहब, और इस खंबे पर एक इस तरीके का कैमरा लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना, इस पर कैमरा लगा हुआ है। तो सर कहने के लिए अगर हम सिर्फ कैमरे की पोजीशन बताएं तो हम कहेंगे देयर इज अ कैमरा अबव मी, गॉट इट, है ना। लेकिन अगर इस कैमरे को ध्यान से हम देखें तो कैमरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है सारी चीजों को, इसी की वजह से हमें कहना होता है यू आर अंडर द CCTV सर्वेलेंस। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अच्छे से? क्या आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, कवरिंग सेंस इसमें जुड़ी हुई होती है, गॉट इट। अगले सवाल पर आ जाओ, संदीप इज स्लीपिंग ब्लैंक फैन। अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करना भाई, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। चलो इसके लिए फिर से चित्र बनाता हूँ। प्रेपोजिशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, अपने दिमाग में वो चित्र बनाओ जहां दो शब्दों की पोजीशन को रिलेट हम कर रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब एक सिचुएशन समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है जी। ये एक पंखा है,
ठीक है जी, ये पंखा है साहब। एक ही परिवार के लिए, हम तो गरीब परिवार में रहे हैं भाई, तो हमें पता है ये हमारा बेड हुआ भाई साहब, ठीक है जी, ये हमारे अब्बू का, ठीक है जी, बेड हुआ भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब पापा के पास भाई साहब मम्मी का बेड हो गया भाई साहब, ठीक है ना, बेड का मतलब चारपाई होगी भाई साहब, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है मेरे बच्चे, यहाँ से पंखा चल रहा है और उसकी हवा यूं लग रही है, तो मैं यहाँ इसका मतलब क्या समझ पाया, बताओ जरा मुझे, यहाँ इसका मतलब क्या समझ पाया भाई। आप कहोगे सर पंखा अगर चल रहा है, पंखा अगर गुरुजी चल रहा है, तो पंखे की हवा की जो फैलावट है वो सभी को होने को कवर कर रही है। पंखे की हवा जो फैलावट में है वो सभी को कवर कर रही है, तो संदीप इज स्लीपिंग ज्यादा अच्छा है क्या कहकर, अंडर द फैन। समझ में आ रही है, इसका एग्जैक्टली मतलब हमें ये समझ में आता है, पंखा चल रहा है और पंखे की हवा के नीचे वो इंसान सो रहा है। अब समझ में आ गया भाई, अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो अब आपके सामने एक सिचुएशन बना रहा हूँ, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, ठीक है जी, ये आपकी टेबल है, ठीक है जी, ये आपकी भाई साहब चेयर है, यहाँ पर आप बैठ के भाई साहब मेरे भाई पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हो और यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है एक एसी, ठीक है जी, ये एसी चालू है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए वाक्य क्या मतलब प्रेपोजिशन फिट करेंगे, ठीक है ना जी, यानी कि आई एम स्टडिंग ब्लैंक द एसी। बताओ बेटा क्या फिल करोगे। आशीष भाई हमारे करियर बिल पर कोई वैकेंसीज नहीं है बाबू, पैर पकड़ रहा हूँ भाई, भाई पैर पकड़ रहा हूँ, प्लीज पढ़ लो ना भाई, पढ़ लो ना प्लीज। तो अभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब हम सर वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो एसी की चलने की हवा के साथ वो क्या है, कवरिंग सेंस हो रही है, इसी की वजह से यहाँ अंडर ही कह देना अपने आप में सही है। गॉट इट, है ना, क्या अपनी बात समझ में आ रही है। अब अगर यहाँ पर मैं कहने की कोशिश करता हूँ द टेबल इज ब्लैंक, मैं अगर आपके सामने ये कहता हूँ द टेबल इज ब्लैंक द एसी, तो आप क्या कहेंगे, एसी की फुल फॉर्म तो एयर कंडीशनर ही होती है, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं सिर्फ टेबल को ही रिलेट करने का काम कर रहा हूँ तो क्या कहोगे, बताओ जरा। अगर मैं सिर्फ इस टेबल को रिलेट करने का काम करूँ तो क्या कहोगे। बताओ बताओ, तो आप कहोगे सर कॉमन सेंस की ये बात है, टेबल का एसी के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, टेबल का चलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो टेबल की पोजीशन को हम एसी की पोजीशन से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन दोनों के लेवल की बात कर रहे हैं, जब लेवल की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, द टेबल इज बिलो द एसी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बेटा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाकर चलनी है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है कि इसके साथ ये आता है। जो भी बच्चा ये सोचकर चलेगा ना कि इसके साथ ये आता है, तो वो समझ लो अपने आप को बर्बाद कर देगा भाई, समझ गए भाई। चलो कुछ और सवाल दे रहा हूँ, आंसर्स बनाकर दिखाएं हम, ठीक है, आंसर्स बनाकर दिखाएं। अब इनके आंसर समझने की कोशिश करेंगे, बना के दिखाएंगे। स्मीयर का मतलब होता है रंग देना, स्मीयर का मतलब होता है रंग देना, ठीक है जी। माइंड का मतलब ध्यान देना, माइंड नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है मस्तिष्क, वर्ब की तरफ से तो इसका मतलब ध्यान रखें या ध्यान देना, या ध्यान देना। चारों में आंसर्स बना के बना बेटा। तो आंसर्स बना दे मेरे बच्चों, आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आंसर्स बनाने शुरू कर देते हैं मेरे भाइयों के लिए। देख मेरे भाई, देयर इज अ डार्क स्पॉट ब्लैंक हिज फोरहेड, तो भाई साहब किसी भी इंसान का, लो भाई साहब समझने के लिए ही ये चित्र बनाता हूँ, ड्राइंग दिखाने के लिए चित्र नहीं बना रहा हूँ भाई, ठीक है जी, है ना, ठीक है भाई साहब। यहाँ से उसकी क्या हो गई है, ये क्या हो गई भाई साहब, जुल्फे हो गई है, ठीक है, ओके भाई। अब इस सिचुएशन में हमने क्या कहा भाई, किसी भी इंसान के लिए हमारे सामने क्या होगी भाई, इस इंसान के सामने अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज अ डार्क स्पॉट, ये उस इंसान का फोरहेड है, पहले समझ लेना भाई, ये तो उस इंसान का हेड है और ये फोरहेड का मतलब हो गया उस इंसान का माथा। फोरहेड को ही हम
कहते हैं हिंदी में क्या चीज? माथा कहते हैं। गॉट इट? है ना? इजी। अब अगर हम समझने का काम करते हैं तो यानी कि ये तो पर्टिकुलर लोकेशन हो गई है उसके माथे पर। अगर पर्टिकुलर लोकेशन है तो हम यहाँ एट लगा देंगे। शी स्मीयर्ड द गुलाल हिज फोरहेड। अब एक समझने की कोशिश करेंगे बात भाई। मान लीजिए उस लड़की ने उसके माथे पर क्या है? पूरा गुलाल लगा दिया। ये फोरहेड है भाई, ये गुलाल उसके माथे पे लगा दिया। आप अगर महाकाल जी के दर्शन पर जाते हैं, आप अगर महाकाल जी के दर्शन पे जाते हैं, आप अगर मथुरा वृंदावन जाते हैं, ठीक है ना? तो जब ऐसी जगह आप दर्शन पे जाते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं पंडित वगैरह, वो पूरे माथे पर लगा देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ आया बेटा? इस पॉइंट से हमें समझ में आया कि सर जी ये तो अपने आप में क्या हो गया? कवरिंग सेंस है। कवरिंग सेंस होगी तो हम यहाँ ओवर लगा देंगे सर। ठीक है, कवरिंग सेंस पूरे के पूरे फोरहेड को ढक दिया। हनी इज सिटिंग ब्लैंक फैन। सर यहाँ पर हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये फैन ऑफ है, ठीक है ना, यानी कि मैं अगर इस फैन की सिर्फ फिजिकल लोकेशन बताने का काम कर रहा हूँ, फिजिकल लोकेशन की बताने की बात कर रहा हूं, तो ऐसे मामले में हमें कहना होगा बिलो। ठीक है, और अगर ये जो पंखा है वो अगर पंखा अपने आप में ऑन है, इसका मतलब क्या होता है? वह इंसान पंखे की हवा खा रहा है। ठीक है ना, यानी कि वह पंखे की अगर हवा खा रहा है, पंखा चला हुआ है, तो ऐसे मामले में इस ऑन का मतलब चालू है। ठीक है ना, तब हमें लिखना होगा ही इज सिटिंग अंडर द फैन। प्रेपोजिशन लिखते ही, मैंने क्या कहा? प्रेपोजिशन लिखते ही उसका मीनिंग बदल जा रहा है। प्रेपोजिशन लिखते ही उसका मीनिंग बदल जा रहा है। पर अंडर लिखते ही समझ आ रहा है कि वह पंखे की हवा खा रहा है, इसका मतलब पंखा चालू है, इसलिए ही सिटिंग अंडर द फैन। बैठा कहीं भी हो, हवा लग रही है उसको। अगर मैं पंखे को बंद करके और सिर्फ फिजिकल लोकेशन बताऊं तो आप बिलो लगा दोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? ये भी हाँ कि ना? अब हमारे सामने आता है माइंड माई टिकट योर फीट। भाई किसी इंसान का पैर है, भाई किसी इंसान का ये पैर है, ठीक है ना? दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाने से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है भाई साहब, ये किसी इंसान का पैर है। अब भाई साहब मान लीजिए आपकी ट्रेन की टिकट थी और उसकी ट्रेन की टिकट आपके उस इंसान के पैर के नीचे दब गई है। आप क्या कहोगे? एग्जैक्टली नीचे और कोई गैप नहीं है, तो सर इसी मामले में हम क्या लिख देंगे? बीनीथ के अलावा लिख ही नहीं सकते हैं सर। समझ रहे? कॉमन सेंस की बात है भाई। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। फाइन। तो इस तरीके से हमें कभी कभी लिखे हुए सवालों के अंदर परसेप्शन जिसे हम कहते हैं कि दिमाग में एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब मेरे बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आ रही होगी, सर ये जो लेवल डिग्री रिक्वायरमेंट है इसको थोड़ा विस्तार से समझा दो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? देखो भाई, जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूँ किसी मूवी को देखने के लिए अबव 18 जो है ना, अबव 18 का मतलब 18 वर्ष से ज्यादा के लोग ही वैसी फिल्में देख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अगर कहूँ पानी का जमना शुरू होता है 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है ना जी? 4 डिग्री सेल्सियस से जमना शुरू होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सर मैं अगर कहूँ कि किसी भी फैक्ट्री में बिलो 18 जो लड़के होते हैं उनको काम करने की इजाजत ही नहीं होती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? ठीक है ना? अब लोग कहीं अगर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां लिखा मिलता है यू आर, ठीक है ना, 3000 फीट अबाउट द सी लेवल। ये क्या है हमारे सामने? बताओ जरा, ये क्या है हमारे सामने? अब आप कहोगे सर ये सारे के सारे अपने आप में किसी लेवल को बताने का काम करते हैं, ये अपने आप में क्या है? किसी चीज की डिग्री को बताने का काम करते हैं। क्या आपकी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है बेटा, करेक्ट है बेटा, ये भी हमें बात समझ में आ गई। ठीक है ना? आके ना? ओके ओके। अच्छा मैं एक सेंटेंस अगर आपके सामने कहता हूँ आई एम स्टैंडिंग ब्लैंक, ठीक है? ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया द ताजमहल। ताजमहल देखने गए होंगे आप लोग, ताजमहल देखने गए होंगे आप लोग, ठीक है जी? तो जब ताजमहल आप देखने का काम कर रहे होते हैं तो ताजमहल कहाँ होता है? सर ताजमहल देखने जरूर जाना भाई, जिंदगी में कुछ देखा ना देखा। पहले इस तरीके का पूरा प्लेटफॉर्म है, इसके बाद इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर इस तरीके का ताजमहल बना हुआ है भाई साहब। यहाँ फिर मीनारें खड़ी कर रखी हैं। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। कैसे करोगे रिलेट इस चीज को? उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करना है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आई एम स्टैंडिंग बिलो द ताजमहल। ठीक है भाई? ओके, हाँ कि ना? चलो भाई, अब ये भी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब इस बातचीत के आगे हमें थोड़ा और लेके चलना है आप लोगों को। ठीक है ना? यहीं पर लिख लेता हूँ साथ साथ। कभी कभी हम ओवर के साथ नहीं यार, अगले पेज पे ही आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम ओवर या अंडर को जोड़कर चलते हैं। क्या कहा भाई? मैंने कहा कभी कभी हम कुछ शब्दों के साथ ओवर या अंडर को परमानेंट जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है जी? है ना? ठीक है, जब पहली बार हम इनको आपस में ओवर अंडर के साथ जुड़ा हुआ देखे कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए नजर आते हैं। थोड़े शब्द आप भी बनाकर दिखाएंगे, जैसे मैंने कहा ओवर एज, मैंने कहा ओवर एस्टिमेट, ओवर एक्टिंग, ओवर हियरिंग। कुछ शब्द आप अपनी तरफ से भी बना के दिखाएंगे फटाफट से। ओवर जॉयड, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, जरूरत से ज्यादा किसी को काम का पैसा मिल जाए, ओवर पेड। ठीक है, कुछ अंडर से भी बना देते हैं, अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट, अंडर एज, अंडर पेड। तनख्वाह जितनी मिलनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिलती, उसे हम अंडर पेड कह देते हैं। गॉट इट? है ना? फाइन फाइन। अच्छा कुछ मिक्स वर्ड्स भी लिख देता हूँ। लड़कियां ओवर रिएक्ट कर देती हैं कभी कभी, है ना? ठीक है ना? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कुछ लोगों को। ये सारे के सारे शब्द अंडर या ओवर के साथ मिलकर बना दिए जाते हैं। ठीक है जी? ओके, ठीक है भाई? ओके भाई, थोड़ा सा
यस यस यस, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, हम इसी ओवर और अंडर को स्पोर्ट्स की भाषा में भी यूज होता हुआ देखते हैं। इसी ओवर और अंडर को ही हम स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में भी यूज होते हुए देखते हैं, ओवर के साथ, अंडर के साथ। स्पोर्ट्स की भाषा अलग ही तरह की भाषा होती है, खेल की भाषा अलग ही भाषा होती है। जब खेल की भाषाओं में हम जाते हैं ना, तो उसके पीछे ग्रामर काम नहीं करती है, वो ग्रामर से परे चलता है। कैसे परे चलता है, थोड़ा सा मैं समझाने का काम करता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने कहा, ओवर 19, अंडर 19 मैच होते हैं, ठीक है ना। जैसे अंडर 60, ठीक है जी, रेसलिंग मैचेस होते हैं, ठीक है। विनेश फोगाट का क्या था भाई सी, अंडर 60 का ही था वो मुद्दा, ऐसे था ना, कुछ कुछ ऐसा ही मुद्दा था। तो वो स्पोर्ट्स में अंडर ओवर का ही यूज किया जाता है स्मार्ट भाषा में, ठीक है भाई। ओके, कुछ और भी शब्द आप बनाना चाहें तो इसी से जुड़े हुए खेल से संबंधित आप बना सकते हैं, बात समझ रहे। वेट के लिए हो गया, एज के लिए हो गया, ये खेल से संबंधित शब्दों के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब प्रेपोजिशन जब इन की हम बात कर रहे होते हैं, तो प्रेपोजिशन जो इन है अपने आप में, वो कितने अर्थ बनाने की कोशिश करता है। प्रेपोजिशन इन अपने आप में 3 अर्थ बनाने की कोशिश करता है। पहला अर्थ बनाने की कोशिश करता है इनसाइड, यानी कि किसी चीज के अंदर इसका अर्थ बनता है, ठीक है जी। दूसरा अर्थ अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं सराउंड। सराउंड का मतलब होता है जो किसी चीज को घेर लेता है। घेर लेने का मतलब होता है जो चारों ओर से किसी भी चीज को कवर करने की काम करता है। मेरी बात समझ से हाँ के ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जो किसी भी चीज को चारों ओर से कवर कर लेता है, समझ आ गया भाई, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी का तीसरा एक और मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई चीज धंस जाने का एहसास हमें देखने को मिलता है। किसी चीज के अंदर कोई चीज धंस जाने का एहसास होता है। जब इनसाइड के अंदर का मीनिंग होता है ना, तो इसके अंदर बाबू एक चीज और जुड़ी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं इनके बीच कोई गैप नहीं होता। इनके बीच कोई गैप नहीं होता, मेरी बात समझ रहे हैं। वैभव शाह ने पूछा, अगर आपकी हम सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद क्या कुछ और भी पढ़ना होगा। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बेटा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए वैभव, इसके अलावा द इंग्लिश एक्चुअल से और ज्यादा मेहनत करनी होगी, अगर आप अपने स्कोर को और अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, धस जाना, इसका अर्थ एक और निकलता है डूबना, समा जाना, समझ रहे। जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मान लीजिए इस जमीन के ऊपर नदी बह रही है, ठीक है जी, नदी बह रही है, ठीक है साहब। अब मेरे भाई आप इसमें क्या है, पैर रख के चल रहे हैं, ये है आपका पैर, टन टन, ठीक है जी, ये है आप लोगों का पैर, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कहोगे, आई एम वॉकिंग इन द रिवर, क्या कहेंगे, आई एम वॉकिंग इन द रिवर, गॉट माय पॉइंट, आई एम वॉकिंग इन द रिवर। तो इस इनका मतलब क्या हुआ, आपका पैर इस नदी के पानी के अंदर धंस गया है ना। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आप इन तीनों के मीनिंग फिट करके दिखाएंगे। मैंने आपको कहा द अर्थ इज यूनिक इन आवर सोलर सिस्टम। अब बेटा इस इनका मीनिंग आपके हिसाब से कौन सा फिट बैठ रहा है, 1 2 3 करके बताओ फटाफट से, ठीक है। आई एम इन माई रूम, ठीक है। आई हैव 300 rupees in my pocket. He is swimming in the river. बनाने की कोशिश करें, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है भाई, तो इन सारे के आंसर्स बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। सर जी, अर्थ इज यूनिक इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सराउंड कर रहा है, उसमें कहीं पर बीच में हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी अर्थ घूम रही है, पहला, ठीक है जी, सॉरी पहला नहीं, दूसरा, सराउंड कर रहा है, चारों ओर से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम से। आई एम इन माई रूम, सर रूम के अंदर मैं बैठा हूँ, तो पूरा रूम मुझे घेरे बैठा है, खत्म हो गई बात, समझ में आ गई। आई हैव 300 रुपीज इन माई पॉकेट, यहाँ इनका मतलब क्या है सर, पॉकेट में और पैसे में गैप नहीं है, तो इनसाइड का मीनिंग पहला हो गया, ठीक है। ही स्विमिंग इन द रिवर, सर उसका नदी में तैरना, इसका मतलब नदी के अंदर धंस गया है, डूब गया है, समा गया है, तो ये हो गया नंबर हमारे सामने, सॉरी नंबर 3। बेटा डिफरेंस समझ में आ गया, इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, है ना, है ना। चलो अब देखो, इसको थोड़ा और बड़े लेवल पर लेके जाओगे तो आप इसमें क्या कहोगे, आई हैव सम डाउट्स, आई हैव सम डाउट्स इन दिस टॉपिक। अब इस इनका मतलब यहाँ पर क्या समझ आया बेटा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। तो आप यहाँ क्या कहोगे मेरे भाई,
आई हैव सम डाउट्स, मेरे कुछ डाउट्स हैं किसमें, इस टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? इनसाइड का कोई सेंस नहीं है, सराउंड, यानी कि जो पूरा का पूरा ये टॉपिक चल रहा है ना, समझ रहे? इस टॉपिक के अंदर कहीं कहीं कुछ मेरे को पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं। गॉट इट? तो ये चीज बताने का काम कौन सी कैटेगरी में हो गया? सराउंड कैटेगरी में। ओके फाइन, ओके। अब देखो कोई भी वाक्य अगर मैं आपके सामने बनाता हूँ ना, मैंने आपके सामने कहा आई एम एट आई एम गुप्ताज टी स्टॉल इन माई स्ट्रीट। आपने अपनी लोकेशन किसी इंसान को बताई है, सर पूरी की पूरी गली क्या कर रही है, पूरी की पूरी गली घेरे हुए है, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ इन हमने लगा दिया। सर मैं गुप्ता जी के टी स्टॉल पर हूँ, ये मेरी अपने आप में स्पेसिफिक लोकेशन है, समझ रहे हैं? अब अगर इसी चीज को मैं एक चित्र से समझने का काम करूँ तो क्या समझ में आया? भाई साहब ये हमारी पूरी की पूरी जो है वो गली जा रही है, ठीक है जी। आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ गुप्ता जी अपना चाय का टपरी लगाए खड़े हुए हैं, आप यहाँ उसके पास खड़े हैं। समझ में आई मेरी बातचीत भाई? गली तो पूरी की पूरी घेरे बैठी है, इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन आपने बताई है, वो ऐप से बता दी है। अब अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? अब अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? फाइन, ठीक है, ओके भाई। अब एक आखिरी बात और मुझे आप लोगों को समझानी है, आखिरी बात पर लेकर चलता हूँ बेटा। इस बात के लिए ही हम इतनी लंबी चौड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन और ओन आपस में लड़ाई करते हैं कई बार, इन और ओन आपस में लड़ाई करते हैं भाई साहब। आओ देखो ना ताओ, मैं आपके सामने ब्लैंक्स के कुछ सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से इन या ओन इनमें फिट करते चलना भाई। मैन फ्लोर, ठीक है, मैन स्टूल, मैन चेयर, फटाफट से अपने आंसर्स बनाते चलना भाई, ठीक है। मैन बाइक, मैन, मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा आपके सामने, मैं सीधे सीधे फ्रेजेस से आप लोगों का देखना चाहूंगा कि आपका परसेप्शन कितना स्मार्ट है। फटाफट से मेरे भाई खटाखट, अब हाथ नहीं रोकना, दाएं बाएं नहीं देखना, समझ लो बेटा जो इनमें आंसर बना गया वो अपने गर्लफ्रेंड का प्यार पालेगा भाई, ठीक है भाई। मैन बोट, मैन बेड, बैठने का काम यानी कि सिट्स, मैन बेड, उसके बाद हमने क्या कह दिया, ठीक है, स्लीप्स, ठीक है, मैन, बनाने की कोशिश करो भाई, अब दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैन ट्री, मैन फिट करने की कोशिश करना भाई, शेड ऑफ द ट्री। बाबू अगर किसी बच्चे को लगता है कि क्लास का टाइम खत्म हो गया तो वो क्लास छोड़ के जा भी सकता है, मेरी तरफ से कोई मजबूरी नहीं है। और जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट पूरा है वो अपना पढ़ सकता है। अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो भाई उसको आप मजे से पढ़ने का भी काम करो, ठीक है भाई। हमारा काम है बस पढ़ाने का। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है तो बेटा उसके लिए फिर हम मेहनत करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई आंसर्स बनाते रहेंगे मेरे साथ साथ, सीखते भी चलेंगे, सिखाते चलो बेटा, आ जाओ, पढ़ते भी चलेंगे साथ साथ सीखते भी चलेंगे। देखो मैन फ्लोर, मैन फ्लोर का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए हमारे सामने ये फर्श है, इस पर अगर किसी भी इंसान को हम इस तरीके से बैठा देते हैं तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है, खत्म कर दो बात, बात खत्म होगी सर। ठीक इसी बात को अगर हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब ये एक हमारे सामने स्टूल है भाई साहब, इसके ऊपर एक इंसान यूं बैठा हुआ है भाई साहब, ये बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है, ऑन लगा दिया। जब हम चेयर की बात कर रहे होते हैं ना, जब हम चेयर की बात कर रहे होते हैं तो चेयर के अंदर मामला अलग हो जाता है भाई साहब। चेयर में खास बात क्या है? चेयर के अंदर एक स्टूल ही होता है, ठीक है ना, जिसके पीछे एक बैक लगा दी जाती है, हाथ लगा दिए जाते हैं इस तरीके से, है ना भाई साहब। तो अगर चेयर को ध्यान से हम समझने का काम करते हैं तो चेयर के अंदर दोनों ही मीनिंग बन जाते हैं। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस स्टूल की तरह से देखें हम, ठीक है ना, और अगर हम उसके हाथ लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान उसके अंदर घुस के बैठ गया है। तो बेटा चेयर के साथ हम ओन भी ठीक मानते हैं, इन भी ठीक मानते हैं, ज्यादा ठीक हम इन मानते हैं, ओन भी लग जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, आगे हमारे सामने आता है लेफ्ट, सॉरी बाइक। बाइक पर आप जब बैठते हैं तो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस ही होता है, तशरीफ ही तो टिकाते हैं आप, है ना। मैन कार, सर कार की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा कार दोबारा लिख दिया, हटा लो भाई, यहीं लिख देते हैं इसको भी, ठीक है ना। अगर हम कार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कार है क्या? बताओ, क्या स्टीयरिंग कार है, क्या सीट कार है, क्या दरवाजे कार है, क्या छत कार है? कार है तो है क्या? आप कहोगे गुरुजी कार का मतलब होता है चारों ओर से घेर देने वाली चीज, कार हो गई। रेफ्ट क्या होता है बेटा? लकड़ी के इस तरीके से फट्टे जोड़कर पुराने जमाने के लोग समुद्री यात्रा करते थे, ठीक है मेरे भाई, इसके ऊपर बैठकर अपना यात्रा कर रहे होते थे। पुराने जमाने की बात है भाई साहब, आदमी के हाथ में ऐसा चप्पू होता था, पुराने जमाने की बात है भाई, करेक्ट है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल जायज बात, समझ में आ गई, यहाँ हम ऑन लगा देंगे, ठीक है। बोट में और लेफ्ट में क्या फर्क होता है? सर जब आप बोट की बात करते हैं तो इसकी साइड में इस तरीके की छोटी छोटी दीवार बना दी जाती है कि नहीं भाई? इस तरीके की इस तरह से दीवार बना दी जाती है, तो क्या हो गया? तो सर आप यहाँ पर बोट ने क्या कर दिया? इस इंसान को चारों ओर से घेर दिया है ना भाई साहब। इसलिए बोट की जब बात करते हैं तो इन हम लगाते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान देखना भाई, सर अगर हम मैन को बेड से बैठने के लिए रिलेट करते हैं तो ये मीनिंग निकल कर आता है स्टूल वाला ही, ठीक है ना जी।
कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस हो गया, ऑन लगा देंगे। लेकिन अगर सोने की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोते वक्त बेड उसे चारों ओर से घेर लेता है, बेड में वो धंसता है, इसीलिए हम लोग यहाँ इन लगाते हैं। अब बेटा ये सवाल थोड़े कंफ्यूजन से भरे हैं, ध्यान से देखने का काम की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, मैन और ट्री को अगर हम आपस में रिलेट करें तो सर जी ये है हमारे सामने एक पेड़, ये है हमारे सामने एक पेड़, ठीक है साहब। यहाँ बैठा है एक आदमी, यहाँ बैठा है एक आदमी। अब आदमी इस पेड़ के पास यूं बैठने का क्या रीजन होगा बताओ। आप कहोगे सर जी सीधी सीधी बात है, पेड़ धूप से इसको बचाएगा, पेड़ धूप से इसको बचाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम समझने की कोशिश करें तो ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके नीचे हो गया मामला। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, करेक्ट है। अब अगर इस छाया की हम बात कर रहे हैं तो छाया क्या कर रही है बेटा, इसको बताओ। छाया क्या कर रही है, इस इंसान की छाया को कवर कर रही है ना। यानी कि इस इंसान की जो छाया है, देखो एक शब्द होता है मेरे बच्चों शैडो। शैडो किसका होता है, जीवित प्राणियों का। शैडो किसका होता है, जीवित प्राणियों का। शेड किसकी होती है, जो निर्जीव होते हैं, ठीक है ना। ग्रामर में, व्याकरण में पेड़ को, नदी को, इन सबको निर्जीव माना जाता है, समझ रहे हैं, करेक्ट। हालांकि विज्ञान कहती है कि भैया ये अपने आप में सजीव होते हैं, लेकिन हम इनको निर्जीव मानते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो सर यहाँ अगर हम समझने का काम करें, इसकी छाया, पेड़ की छाया, ये इंसान पेड़ की छाया में अगर बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने सराउंड कर लिया छाया ने, हमने इन लगा दिया, ठीक है जी। दोनों सवाल बहुत बढ़िया डिबेटेबल है। आओ बेटा पेड़ पर आ गया, एक और जगह पर लेकर चलता हूँ। ये पेड़ की एक टहनी है, ठीक है जी। यहाँ बैठा है भाई साहब आप लोगों का टोटा, टोटा नहीं बेटा, तोता बैठा है, ठीक है जी। यहाँ बैठा है भाई तोता, ठीक है ना जी। तोते की चोंच कैसी होती है, तोता है मेरा तोता, है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। इनकी आपस में पोजीशन को रिलेट करने का हम काम करेंगे। कैसे पोजीशन रिलेट होगी, ध्यान से देखना बेटा। सर बर्ड और ट्री को अगर हम रिलेट करें तो ट्री सराउंड कर रहा है बर्ड को, यानी कि जब हम इस बर्ड को ध्यान से देखते हैं तो इसके चारों ओर घिरा हुआ है क्या, हमारा ट्री। तो भाई यहाँ पर हमारे सराउंड होने की वजह से देयर इज अ बर्ड इन द ट्री। लेकिन अगर हम इसकी बैठने की स्पेसिफिक लोकेशन बता दें तो हम क्या लगाएंगे, द बर्ड इज ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, खत्म, ठीक है भाई। अब देखो ये हमारे सामने आ गई बात। अब देखो बेटा, ज्यादा डिटेल पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसके लिए नाराज नहीं होना है, अच्छे से तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आओ मेरे भाई, मैन, ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो, कुछ भी हमारे सामने लिखा हुआ हो, तो सर जिसके ऊपर फर्श होता है, जिस यात्रा के साधन पर फर्श होता है, जिस पर चला जा सकता है, मैंने क्या कहा, चला जा सकता है, उसके लिए हम लोग ओन का यूज करते हैं। अगर जिस पर चला नहीं जा सकता, यानी कि जैसे कार हमने कहा, जिस पर हम चल नहीं सकते, अगर हम कार की बात कर रहे हैं, समझ रहे, तो इसका मतलब वो क्या हो गया अपने आप में, जिसके ऊपर अपना फ्लोर हो, ठीक है जी, जिस पर चला जा सकता है, हमेशा ओन लगता है। सर अब ये कोई नदी है, आदमी इसमें गोते मार रहा है भाई साहब, तैर रहा है, तो सर डूब गया प्यार में। बोट रिवर में है, सर बोट भी क्या है, ठीक है जी, बोट क्या है, सर बोट भी डूबी हुई है, ठीक है। तो आज बहुत सारी बात होगी मेरे बच्चों, नाराजगी को दूर रखिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा। आज हमने प्रेपोजिशन के एक खूबसूरत डायमेंशन को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने ये चीज समझने का काम किया है कि जो प्रेपोजिशन नाम की खूबसूरत चीज होती है ना भाई, वो पोजीशन की, ठीक है। हमने आपके साथ मिलकर पिछली क्लास में प्रेपोजिशन से रिलेटेड आप लोगों की बात हम लोगों ने की, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं आप सभी के लिए, ठीक है मेरे बच्चों, करेक्ट है ना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा हम आपके दिल में रहते हैं और रेंट भी नहीं देते हैं, रेंट हम लेगा तुमसे, छोड़ेगा नहीं बे, ठीक है। चलिए जी, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। पशुपति नगरी है मंदसौर में, बाबू हमें स्टेट से पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कहाँ है, ठीक है, ओके। चलिए लेट्स कंटिन्यू, शुरू करें दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए, योगेश्वर लिखरे लिहारे, चलिए भाई चलिए, ओके 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 ओके, ठीक है, शुरू करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टनाटन होंगे, और घर परिवार सब बढ़िया होगा। मम्मी पापा से थोड़ा थोड़ा झगड़ा कर रहे होंगे अपनी सिलेक्शन के लिए, अपनी शादी के लिए, ठीक है भाई, है कि नहीं बेटा। सारी वर्ब, एडवांस वर्ब, सब की सब पीडीएफ अपडेट कराई जा चुकी है अंकिता बाबू। चलिए अब शुरू करें पढ़ाई करना, शुरू करें पढ़ाई करना, चलिए जी शुरू करें। बहुत हो गया प्यार प्रेम की बात। अब हम लोगों ने आज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से रिलेटेड ही कहानी को आगे आपके साथ मिलकर बढ़ाना है। दो प्यारी सी प्रेपोजिशन आपके सामने आ रही हैं, एक हो गया बिसाइड, एक हो गया भाई बिसाइड्स, ठीक है ना। जब बिसाइड और बिसाइड्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, है ना, एक जैसे ही लगते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, लेकिन इनमें ना फर्क होता है। इनमें ना क्या फर्क होता है, जब बिसाइड की हम बात करते हैं ना तो ये करता है, ठीक है ना, और जब बिसाइड्स की हम बात करते हैं तो ये सीक्वेंस की बात करता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में, बिसाइड को हम हिंदी में कहते हैं किसी चीज के बगल में होना, क्या होना, किसी चीज के बगल में होना, ठीक है ना। और इसके अगर हम बात करते हैं तो इसकी हिंदी निकलती है क्या, के अतिरिक्त, ठीक है ना। अब इनको थोड़ा अंग्रेजी में समझ लेंगे हम, तो इसको कहेंगे बाय द साइड ऑफ, क्या कहेंगे हम, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब हमें समझ में क्या आता है, इन एडिशन टू, यानी कि जो आपको कहा है उसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी आप देना चाहते हैं, ठीक है, उसके अनुसार, उसके अलावा कोई और जानकारी आप देना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, गॉट इट, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, करेक्ट है। परवीन बेटा मैं आपके पैर पकड़ के कहता हूँ बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो, टीम देख लेगी। आप तो बेटा कमेंट पे कमेंट कर लो, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो बेटा, है। घर आऊँ बेटा आपसे मिलने, बताओ, कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, फिट करने की कोशिश करना।
जो सेंटेंसेस अब आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। बेटा बिसाइड और बिसाइड्स फटाफट से इनमें फिल करके दिखाएंगे, चलिए ठीक है, फटाफट से फिल करके दिखाएंगे, चलिए ओके। ऐसी ही दो प्रेपोजिशंस और हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक अलोंग हो गया, एक अलोंग विद हो गया, ठीक है ना जी। अलोंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो अलोंग हमें समझने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जब हम इस अलोंग की बात कर रहे होते हैं तो इस अलोंग का मतलब हमें समझ में आता है पैरेलल, ठीक है ना। चलिए इसका पूरा मीनिंग ही आपको समझा देता हूं मैं। इसका मीनिंग होता है पैरेलल टू समवन, या फिर हम इसे कहते हैं समथिंग, ठीक है ना जी। पैरेलल टू समवन और समथिंग, याद करने के लिए इसको आप समानांतर रेखाओं को याद रख लेना, ये इसके पैरेलल है, ठीक है जी। इसको याद करने का पहला तरीका हो गया, करेक्ट है ना, करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अलोंग के साथ अगर विद आ गया तो विद बताने की कोशिश करता है किसी का साथ, किसी की संगत, ठीक है ना। तो अलोंग विद का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, किसी का साथ। साथ को ही हम हिंदी में कहते हैं क्या चीज, संगत, ठीक है ना। इसको ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगत, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इन द कंपनी ऑफ, कंपनी का मतलब साथ या संगत हो गया, ठीक है जी। अब दोनों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ बेटा, आंसर्स बनाते चलेंगे साथ साथ, ओके। दोनों के लिए क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ बेटा, साथ साथ आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे। रिवर बैंक का मतलब होता है समुद्री किनारा, नदी का किनारा, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, ओके भाई, करेक्ट है भाई। चलो आगे आ जाते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे साथ साथ। प्लीज डांस मी, आंसर्स बनाने की कोशिश करें। चलो भाई सारे बच्चे इनके आंसर्स बना के देखो फटाफट से। डिस्कशन शुरू करें फटाफट से, आइए बच्चों, ठीक है ना। अब अगर हम समझने का काम करें, देखिए बच्चों पहले सवाल की बात करते हैं, राहुल लिव्स ब्लैंक अ मॉल, तो आप क्या कहेंगे सर, आप यहाँ कहेंगे बिसाइड। बिसाइड किसकी जानकारी दे रहा है, स्थान की, यानी कि ये है राहुल का घर, ठीक है जी। सिचुएशन को समझना, ये है राहुल का घर, ये है एक बहुत बड़ा मॉल, ठीक है ना जी। ये है बहुत बड़ा एक मॉल, तो उसका जो घर है वो कहाँ है, इसके बगल में है, ठीक है ना। अब इसी बिसाइड को हम एक और तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, तो कह सकते हैं बाई, या फिर हम इसी के लिए कह सकते हैं नेक्स्ट टू, क्या कह सकते हैं बेटा, नेक्स्ट टू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, किसी के बगल में, मेरी बात समझ, किसी के साथ में, गॉट इट, है ना, ये भी सही हो गया, ठीक है, के साथ में, गॉट इट, है ना, ये भी सही होगा, ठीक है। राहुल इज अ डॉक्टर ब्लैंक का प्रोफेसर, इसका मतलब राहुल एक डॉक्टर के साथ साथ सीक्वेंस में क्या जानकारी दी गई है, वो एक प्रोफेसर भी है। तो सर यहाँ तो हमारे सामने स्थान की बात नहीं की गई है, इसलिए बिसाइड्स हमने कह दिया। अब अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, क्या चीज, शी इज लर्निंग फ्रेंच फिलोसफी, तो फ्रेंच के साथ साथ वो क्या सीख रही है, पैरेलल क्या सीख रही है। अगर हम कहने की कोशिश करेंगे तो सर उसके अतिरिक्त क्या सीख रही है, आप कहेंगे फिलोसफी भी सीख रही है ना। चलो इसी बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा बिसाइड्स नॉलेज, यानी कि नॉलेज होने के साथ साथ वन मस्ट नो इट्स एप्लीकेशन, जानकारी होने के साथ साथ जानकारी को कैसे लागू किया जाए, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये भी एक इंसान को पता होनी चाहिए, गॉट इट, है ना, ठीक है जी। सर यहाँ पर हम लोगों ने अलोंग विद की बात कही है, तो इसका मतलब किसी के साथ, किसी के संगत, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम इन द कंपनी ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। आप इसी का एक और रेपोजिशन याद कीजिएगा, टुगेदर विद, प्रोनाउन में हमने 100% ही शब्द के बारे में आपको बताया है, गॉट इट, ये मेरी बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना। अब अगर हम इसको सर पैरेलल को समझने की कोशिश करें तो हिंदी में इसे कहते हैं के समानांतर, ठीक है ना, के समानांतर, ठीक है ना जी, यानी कि किसी के समान होना, किसी के समान चलने का काम करना, ठीक है भाई। समानांतर की स्पेलिंग गलत लिख दी मेरे भाई हमने, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते मेरे भाई, ठीक है, समानांतर, अब ठीक हो गया दोस्त। अब इनके आंसर एक बार वेरीफाई करेंगे फटाफट से, चलिए भाई, शाबाश शाबाश। तो इनके अगर आंसर की हम बात कर रहे हैं, ही इज वॉकिंग ब्लैंक गीता ब्लैंक रिवर बैंक, सिचुएशन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई साहब। ये नदी का किनारा है, बिल्कुल ध्यान से, ये नदी का किनारा है भाई साहब, ठीक है ना जी। यहाँ पर है वो चल रहा है, और यहाँ है वो गीता जो चल रही है। अब इसकी चुटिया ऊपर क्यों है,
क्योंकि ये उछल उछल के खुश होकर चल रही है, ठीक है ना। ये हिप हिप हुर्रे करती हुई चल रही है, तो चुटिया ऊपर उड़ गई भाई इसकी, ठीक है। तो भाई ही इज वॉकिंग, तो चल किसके साथ रहा है, संगत की बात कही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह देंगे, ही इज वॉकिंग अलोंग विद गीता। और किसके पैरेलल चल रहा है, तो सर वो चल किसके पैरेलल रहा है, इस नदी के पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, अलोंग चलना होगा। शी वॉज वॉकिंग ब्लैंक रोड एंड मेट विद एन एक्सीडेंट। अब एक बात बताओ, बड़ी ध्यान से सोचने की कोशिश करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। सरकार मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है जी, मान लीजिए ये एक रोड है, उस इंसान का एक्सीडेंट कैसे हुआ, बताओ बताओ भाई। अगर वो इंसान रोड के पैरेलल चल रहा है तो उसके तो एक्सीडेंट होगा नहीं, संभावना ही नहीं है। एक्सीडेंट तब होगा जब वह इंसान रोड पर चलने का काम कर रहा है, पीछे से एक गाड़ी आई भाई साहब, पीछे से एक गाड़ी आई दोस्त, और इसको दिया उड़ा। समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पर हमें क्या कहना होगा, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि ऑन द रोड का मतलब क्या हुआ, रोड के ठीक कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस पर वो चला जा रहा, पीछे से गाड़ी आई उसको उड़ा दिया। समझ में आई मेरी बात भाई, हाँ कि ना। लेकिन अगर सवाल नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, शिखा स्टूड ब्लैंक रोड एंड वॉच द ट्रैफिक, तो भाई शिखा कहाँ खड़ी है, सर रोड के पैरेलल खड़ी है और वो देखकर ट्रैफिक को एंजॉय कर रही है ना। शिखा स्टूड, तो यहाँ पर पैरेलल होने की सेंस समझ आती है अलोंग, ठीक है भाई, हाँ कि ना। करेक्ट है, यहाँ तक की कुछ कुछ बात समझ में आई बेटा, हाँ कि ना। प्लीज डांस ब्लैंक मी। अब यहाँ पर आप किसी इंसान को डांस करने के लिए न्योता दे रहे हैं। अब आप किसी इंसान को डांस करने के लिए न्योता दे रहे हैं, तो जब किसी इंसान को डांस करने के लिए न्योता दे रहे हैं तो क्या कहोगे, सर मेरे साथ डांस करो। कंपनी की बात करेंगे, संगत की बात करेंगे, साथ की बात करेंगे, इसी के लिए प्लीज डांस अलोंग विद मी। करेक्ट है भाई, सभी आंसर्स ठीक हो गए भाई, ठीक है, ओके भाई, ये भी अपनी जगह ठीक हो गया, फाइन। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान से समझनी होगी, और वो छोटी सी बात क्या है, यहाँ हमें ये छोटी सी बात समझनी होगी, ये क्या कहना चाहती है, ठीक है भाई। अब इसको समझते हैं, ओके। अब इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं, ये क्या कहता है, देखो हमारे सामने दो वर्ब आती हैं, ठीक है ना। अगर मीट के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो इसको इंटेंशनल मिलना, इंटेंशनल मिलना मतलब सोचा समझा, हमने पहले से ही सोचा हुआ था, हमने पहले से ही ये सोचा था, समझा था कि चलो हम आज किसी से मिलेंगे, ठीक है जी। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर गीता के बाद बिसाइड आ जाए पेपर में तो गलत होगा क्या, आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर बिसाइड, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज वॉकिंग बिसाइड गीता, कोई इसमें दिक्कत नहीं है अपनी जगह, ठीक है भाई, ठीक है ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर विवेक दुबे साहब एक से ज्यादा प्रेपोजिशन आ सकती हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा समय रुकिएगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आगे मैं आपको कई सारी चीज बताऊंगा, ठीक है बेटा, ओके भाई, हाँ है ना। चलो भाई, तो अगर मीट के बाद हम लोग प्रेपोजिशन विद का यूज हुआ देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब बनती है, जिसका मतलब होता है अनइंटेंशनल मिलना। क्या कहे, अनइंटेंशनल मिलना, यानी कि जिससे हम मिलना चाहते हैं उसके मिलने की इच्छा तो थी नहीं, है कि नहीं, तो अचानक से मुलाकात हुई। आपने कहा आई मेट हिम, सोचा समझा मिले। आप कहेंगे आई मेट विद हिम, तो सर मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, सामने आ गए इसलिए अपन उनसे साहब से मिल लिए, ठीक है ना। अब मुझे बताएं ही मेट, यहाँ पर मुझे क्या कहना होगा, एन एक्सीडेंट। ध्यान से मुझे सोच के बताएं भाई, यहाँ से मुझे एक बार ध्यान से सोच के बताएं फटाफट से। अभी विद के बारे में मैं अनिरुद्ध आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। रंजीत पूछ रहा है आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो, बेटा मैं कोई भी बुक से नहीं पढ़ाता, मुझे खुद नहीं याद मैंने क्या क्या पढ़ा है जिसकी वजह से मैं आपको ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है ना। इस पढ़ाने में एक उम्र गुजारी है। आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर इन 2001, ठीक है। अगर कोई बच्चा लगन से मेहनत करे तो कितना टाइम लगेगा गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने। अगर वो पूरी तरह से डेडिकेटेडली इसमें मेहनत करेगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर एक्सीडेंट किसी का होना किसी की इच्छा नहीं होती, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर हमें विद लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी की इच्छा थोड़ी होती है एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से ही एक्सीडेंट होते हैं, अनिच्छा बिना इच्छा के ही होते हैं, ठीक है भाई। आगे हम चलते हैं भाई, अब हम आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है एक प्यारा सा शब्द बिटवीन, एक हमें प्यारा सा शब्द देखने को मिलता है अमंग, और इन दोनों के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिटवीन और अमंग किसके साथ यूज होता है ना भाई, प्रियंका सैनी, ठीक है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। फिल करके फटाफट से बाबू, बुक से रिलेटेड किसी भी बात से रिलेटेड क्लास के बिल्कुल आखिर में हम बात किया करेंगे 5 मिनट, ठीक है। अभी आप प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो बेटा आंसर्स बनाने की कोशिश करो, देखो थोड़ा बहुत पढ़ के आए ही हैं, ठीक है ना जी।
चलिए चलिए, पहले आप दिमाग लगाएंगे। देखो, आपने बिटवीन अमंग के बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा है। जो भी दोस्तों आपने पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा यूज करके देखो, ठीक है? उस नॉलेज को थोड़ा सा यूज करके देखो। गलत हो जाएगा तो डर नहीं, सही तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? शाबाश। बनाओ बेटा पहले अपनी तरफ से, गलत सही कुछ भी हो कोशिश जरूर कीजिएगा। शाबाश। अब बात को ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझाता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, बिटवीन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने कितनी भी संख्याएं हैं, हमारे सामने कितनी भी संख्याएं हैं, लेकिन एक बार में, टू एट अ टाइम, एक बार में ये दो का ही जिक्र लेकर चलती है, ठीक है ना जी? इसका मतलब होता है टू एट अ टाइम, एक बार में दो का ही ये जिक्र करना सिखाती है। अब बिटविक्स, बिटवीन का मतलब क्या निकल कर आता है बेटा? बिटवीन शब्द निकल कर आया है बिटविक्स से। किसे निकल कर आया है? बिटविक्स से, ठीक है ना? इसको भी अगर आप तोड़ने का काम करोगे तो बी का मतलब हमें समझ में आता है बाई, और टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट का मतलब हमें समझ में आता है एंड पॉइंट्स। क्या मतलब होता है समझ में? एंड पॉइंट्स, ठीक है? अब इसका मतलब हमें इस चित्र से समझ में आएगा कि किसी भी बात के दो एंड पॉइंट्स हैं और इन दो एंड पॉइंट्स के ठीक बीच में ही जो कुछ है, ठीक है ना? फाइन। दो के ही बीच में ये कहीं ना कहीं विद्यमान है, दो से ज्यादा के बीच की बात नहीं कर रहा है, ठीक है जी? जब अमंग की हम बात कर रहे होते हैं बाबू, जब हम अमंग की बात कर रहे होते हैं तो अमंग दो से ज्यादा के लिए कहता है। अमंग दो से ज्यादा के लिए कहता है, ठीक है ना? दो से ज्यादा के लिए जब ये कहता है तो इसका सीधा सीधा जो एहसास है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें क्या समझ में आता है? वो जो भी अर्थ बांटता है वो सब लोगों के बीच में अलग 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 अलग, ठीक है, बांट देती है। ठीक है भाई, हाँ है ना? ठीक है बेटा, सभी की क्लास अपने आप में ठीक चल रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कि ना? अब एक एक करके इनके आंसर्स मेरे साथ बनाइएगा प्लीज। पहला सवाल, डू नॉट ईट मील्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने भाई ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो सर इनके बीच आपको कुछ नहीं खाना, तो बात कितनों के बीच होगी? दो के बीच। बात कितनों के बीच होगी? दो के बीच। तो इसीलिए हम इसके साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? बिटवीन, ठीक है ना? ऐसा ना, जैसे मान लीजिए आपने लंच कर लिया तो लंच और डिनर के बीच कुछ खाना नहीं चाहिए, लिक्विड डाइट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना जी? गॉट इट? अगला सवाल है, नेहा इज सिटिंग प्रिया एंड तरुण। सर यहाँ दो लोगों के बीच में, यहाँ और यहाँ पर दो लोगों के बीच में, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे भाई? बिटवीन, ठीक है भाई? अगला सवाल है, डिस्ट्रीब्यूट द बैग्स। बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है बाबू? स्टूडेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर स्टूडेंट्स का मतलब क्या हमारे सामने आ गया? स्टूडेंट्स का मतलब हमारे सामने समझ में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच बांट दो भाई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, क्या चीज लिखा है? डिवाइड द एप्पल्स ब्लैंक देम। सर डिवाइड करनी है एप्पल्स उन सभी के बीच, तो यहाँ पर अमंग हम लगा देंगे, हमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? दे साइंड अ पैक्ट ब्लैंक देम। अब पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट का मतलब होता है संधि, और संधि को हम हिंदी में कहते हैं जो दो को आपस में जोड़ दे। संधि को हम क्या कहते हैं बेटा? संधि को हम क्या कहते हैं? जो दो को आपस में जोड़ दे। और जब ये दो को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है तो हमारे पास मान लीजिए ये किसी एक ग्रुप के लोग हैं, ठीक है ना जी? मान लीजिए मिर्जापुर में सभी बाहुबलियों की मीटिंग है, ठीक है? मान लीजिए मिर्जापुर में सभी बाहुबलियों की मीटिंग है और यहाँ गुड्डू पंडित बैठा है। अब इनके बीच संधि करवाते हैं। संधि कैसे होगी? इन दो के बीच, 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 ठीक है भाई? हाँ कि ना? अब यहाँ तो गुड्डू पंडित बैठा है भाई, ठीक है ना? अब इसी तरीके से इन दो के बीच, इन दो के बीच, इन दो के बीच, इन दो के बीच। संधि का मतलब होता है एक बार में दो का जुड़ना, ठीक है ना? तो जहां पैक्ट की बात हमारे सामने कही जाती है, ठीक है ना, वहां बिटवीन का ही हम यूज करते हैं दोस्त, ठीक है ना? पैक्ट का सिनोनिम अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा नेक्सस। अगर आपसे सिनोनिम पूछे कोई तो कह देना अग्रीमेंट। क्या कह देंगे साहब? अग्रीमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे साहब? अग्रीमेंट कह देंगे, ठीक है ना? संधि इसे हम कहते हैं। आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्या लिखा है? मेंशन कीजिएगा डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच, ठीक है ना? अब बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना, ठीक है? समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे सामने 15 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास मान लीजिए 3000 रुपए हैं, 15 स्टूडेंट्स में बांटने हैं। तो आप कांटा छाटी करोगे, 15 गुना दुआ, और ये आप कह देंगे सरकार हमें समझ में आ गया, 15 दूनी 30, और ये रही 2 जीरो, तो यानी कि हमने हर एक को कितना बांट दिया? 2 हिस्सों।
ये हमें कौन सा कॉन्सेप्ट बताने का काम कर रहा है? अमंग बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना? ये अमंग बता रहा है, सीधी संख्या डिवाइड कर दिया, बात खत्म, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 लोगों का नाम दे रहा हूँ, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है ना जी? और मैं अगर आपको कहता हूँ भाई साहब मेरे पास कुल मिलाकर 30 एप्पल्स हैं, बाँट के दिखाओ, तो इनके बराबर बटेंगी, तो इसका मतलब ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, यानी कि 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर। यहाँ हमने क्या कर दिया? एक बार में 2 को समझ लिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है हमें? बिटवीन बता रहा है, ठीक है जी। अब सभी के सभी स्टूडेंट्स किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो डिस्कशन किसने कम किया, ज़्यादा क्या, नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ पर अमंग हम लगा देंगे। अब यहाँ जो डिफरेंस बताने की बात हो रही है, तो डिफरेंस जब भी बताया जाता है तो एक बार में 2 के बीच, यानी कि सॉलिड और लिक्विड का डिफरेंस, लिक्विड और गैस का डिफरेंस और गैस और सॉलिड का डिफरेंस। समझ गए भाई? तो इस डिफरेंस को बताने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे भाई? बिटवीन लगा देंगे भाई। ठीक है भाई? क्या लगा देंगे भाई? बिटवीन लगा देंगे। करेक्ट होगी बातचीत? ठीक है? हाँ या ना? ईज़ी? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बात समझ आ गई बेटा? अब अगले इन दोनों सवाल पर दिमाग लगाना। यहाँ पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाया है। ठीक है भाई? ठीक है बेटा? ठीक है भाई? क्या लगा देंगे भाई? बिटवीन लगा देंगे। करेक्ट होगी बातचीत? ठीक है? हाँ या ना? ईज़ी? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बात समझ आ गई बेटा? अब अगले इन दोनों सवाल पर दिमाग लगाना। यहाँ पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाया है। ठीक है भाई? ठीक है बेटा? ना पढ़ोगे तो बेटा सिलेक्शन मिल जाएगा। टाइम पास की हरकत नहीं करनी बेटा, अच्छा बच्चा। ठीक है ना? चलो भाई। डिवाइड करना स्टूडेंट 4 बच्चों के बीच में। 4 जितने भी हमारे सामने फ्रूट्स हैं उनको डिवाइड किया, सीधी बात आ गई। अमंग हम लोगों ने कह दिया। अब अगर इन्हीं चारों बच्चों के नाम अलग-अलग कर दी जाए, एक ये, एक ये, एक ये, एक, तो चारों को बराबर रखना होगा। एक बार में 2 को कंसीडर करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ बिटवीन लगाएँगे। आखिरी के दोनों क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा प्लीज़। बात अच्छे से समझ आ गई हो तो ज़रा प्यार से यस सर कह दीजिएगा भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? ये बहुत प्यारे सवाल है, आखिरी के 2 सवाल पेपर में आपको परेशान करेंगे, ठीक है बेटा? चलिए भाई, अब आते हैं, माफ करना भाई, जय माता दी। अब चलते हैं थोड़ा-सा लेवल से परे, ठीक है ना? अब चलते हैं थोड़ा-सा लेवल से परे, ठीक है ना? अब दिखाते हैं कॉमन सेंस कैसे काम करती है। रवि स्पोक बिटवीन एवरी लाइन ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है बेटा? इस सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके हिसाब से इस लिखे हुए सवाल में अगर कोई गड़बड़ ठीक हो सकती है तो क्या ठीक किया जा सकता है? ठीक है जी? हाँ है ना? एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें ईच अदर वन अनदर लिखा जा सकता है? इसको हटाकर यहाँ ईच अदर वन अनदर का यूज़ हम कर सकते हैं। इसको हटाकर, इसको हटाकर, इसको हटाकर, इसको हटाकर, इसको हटाकर, इन सभी की जगह ईच अदर वन अनदर, ये प्रोनाउन में पढ़ा था चंदन मेरे भाई आपने। ठीक है भाई? दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। पढ़ लिए बेटा? पढ़ लिए अच्छे से? चले भाई। अब कहानी को ध्यान से समझने का काम करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। रवि स्पोक बिटवीन एवरी लाइन ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है जी? सबसे पहली बात तो हमें एक छोटी सी समझनी होगी। बिटवीन का मतलब हमें समझ में आता है एक बार में 2 लोग काम करें। बोलो हाँ। तो जब एक बार में 2 लोग काम करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझ में आ रही है कि बिटवीन के साथ हमें क्या चीज़ चाहिए हमेशा? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। क्या चीज़ चाहिए कि हमेशा? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। बताओ क्या चाहिए बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए क्योंकि सर बिटवीन का मतलब कम से कम 2 तो होंगे, तभी तो ये बात प्रैक्टिकल है। यानी कि बिटवीन के बाद जो भी लिखा जाए, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाए, है कि नहीं? यानी कि इस लिखे हुए सवाल में पहली करेक्शन होगी रवि स्पोक बिटवीन, क्या कहेंगे? द लगाना ही पड़ेगा ताकि इसके मीनिंग को हम फिक्स कर सकें, बिटवीन द लाइन्स, और उसके बाद हमने क्या लिखा? ड्यूरिंग द क्लास। करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? यानी कि हमें यहाँ से एक दूसरी बात समझ में आ गई कि बिटवीन के बाद अगर हम लोगों को ईच या एवरी अगर लिखा हुआ मिल जाए, समझ रहे हैं? तो समझ लीजिएगा इसके साथ ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है, कायदे से हम इसको क्या करेंगे? गलत कर देंगे। ठीक है भाई? हमें तो इस ईच एवरी के साथ सिंगुलर लिखना होता है, एडजेक्टिव्स में पढ़ा, हमें इसकी जगह बाबू प्लूरल लिखना पड़ेगा। ये भी बात समझ में आ गई। दूसरे सवाल को भी हम ठीक कर सकते हैं। क्या कहेंगे? रीना ड्रॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर बिटवीन, बिटवीन को हमें ठीक करना होगा। ईच पैराग्राफ को हम कह सकते हैं क्या कर? बिटवीन द पैराग्राफ्स। ये भी सही हो गया अपने आप में। बोलो हाँ। क्या आप मेरी बात यहाँ तक की समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये वाली बात हमें अच्छे से समझ में आ गई तो इसी के साथ-साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। क्या कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है? हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर बिटवीन के साथ हम पेयर बनाने के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? एंड का। एंड अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्यारी-सी कंजंक्शन होती है भाई। एंड अपने आप में क्या होती है मेरे भाई? एक प्यारी-सी कंजंक्शन होती है भाई। एंड अपने आप में क्या होती है मेरे भाई? एक प्यारी-सी कंजंक्शन होती है। अरे हाँ, है ना? करेक्ट है?
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप ये कहोगे सर अगर ये कंजंक्शन है तो बिटवीन के साथ हम यहाँ पर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और यहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जा रही है बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं है। इस बात को और डेलिबरेटली अगर हम समझने का काम करें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरुदेव बिटवीन के साथ अगर गुरुदेव हम ईच या एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएं तो मेरे प्यारे से गुरुजी आगे हम कंजंक्शन एंड लगाएंगे। ठीक है जी, है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम चित्र से समझने का काम करें, इस वाले वाक्य को चित्र से समझने का काम करें, तो टीचर क्लास में ये वाक्य बोला, खत्म हो गया। इसके बाद टीचर ने अगला वाक्य बोला, खत्म हो गया। इसके बाद टीचर ने अगला वाक्य बोला, खत्म हो गया। रवि भाई कैसे समझदार इंसान है, रवि भाई इसी के बीच में आकर बोल रहे हैं, ये है रवि भाई। ठीक है जी, इसी के बीच में आके रवि भाई बोल रहे हैं, समझ रहे? यहाँ से हमें क्या समझ में आया? आप कहोगे सर ये तो हमारे सामने क्या हो गई, ईच लाइन। ठीक है जी, ईच की जगह एवरी कह लो, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। सर ये अपने आप में क्या हो गई? आप कहेंगे सर द नेक्स्ट, और उसके बाद मैं कहूंगा क्या, लाइन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर जी इसी लिखे हुए नाउन को दोबारा लिखने की बजाय लाइन को हटाकर हम वन कर सकते हैं, क्योंकि वन अपने आप में प्रोनाउन है, क्योंकि वन अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझने की कोशिश करना बेटा, चित्र से समझो, नियम तो एक सेकंड में लिख देगा मेरा भाई। बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी बच्चे ने, क्या नाम है इसका भाई, रीना। मान लीजिए रीना बच्चा है एक, और ये अपने नोट्स बनाता है, ये उसने पूरा पैराग्राफ लिखा, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ दूसरा पैराग्राफ उस इंसान ने लिखा। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों वो करता क्या है बच्चा, वो इन्हीं के बीच एक फ्लावर बनाता है, इन्हीं के बीच एक वो क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। बनाओ भाई फ्लावर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे सामने क्या हो गया भाई, ये हमारे सामने ईच या एवरी पैराग्राफ हो गया। ठीक है भाई, ईच या एवरी पैराग्राफ हो गया। ठीक है बेटा, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पैराग्राफ समझ लीजिएगा। ये हमारे सामने क्या हो गया, आप कहेंगे पहले द लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लगा देंगे। सर पैराग्राफ की जगह हम प्रोनाउन वन लिख देंगे, है ना? तो गुरुदेव हमें ये समझ में आ रहा है कि बिटवीन के साथ सामान्यतः ईच एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह हम सीधा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर हम इस ईच एवरी के साथ एंड कंजंक्शन को जोड़कर इसको आगे हम लिखने का काम कर सकते हैं, किसके साथ, एंड द नेक्स्ट वन। बोलो हाँ। ठीक है जी। अगर हमारे सामने यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है मान लीजिए कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए द नेक्स्ट वंस लिख देंगे। वन का प्लूरल वंस होता है, हमें पता ही है। ठीक है ना? इनके बीच हम लोग एंड लगा ही देंगे। ठीक है, फाइन। क्या यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच रविंदर सिंह भाई, थैंक यू सो मच। रविंदर सिंह का कहना है कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, दिस हेल्प्स मी इन कंपटीशन एंड स्टडी आल्सो, थैंक्स यू सर, आई अप्रिशिएट योर डेडिकेशन, लव यू सर, फ्रॉम पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है, तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ठीक करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि रवि ने बोला, बिटवीन के बाद एवरी लाइन चलने दो, आगे हमने एंड लगा दिया, उसके बाद हमने लगा दिया क्या चीज, एंड द नेक्स्ट वन। अब अगर कोई वन पूछे तो क्या है, प्रोनाउन है, किसको बता रहा है, लाइन को। नेक्स्ट किसके है, इससे अगली लाइन। ठीक है भाई, हाँ कि ना? चलो भाई, अब बेटा इसी लिखे हुए सवाल को फिर से ठीक करते हैं। रीना ड्रॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर बिटवीन एच पैराग्राफ, तो इसके बाद हमें और आगे क्या लिखना होगा, एंड लिखकर फिर हम लिख देंगे क्या चीज, एंड द नेक्स्ट वन। खत्म होगी बात भाई। ठीक है जी। मनीष बेटा कोर्स को कंप्लीट करने में 5-6 महीने लगते हैं, ये पहले दिन आपको बता दिया था। अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो बेटा आप रिकॉर्डेड क्लासेस से अपना बैच खत्म कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीख के मजा आया बेटा? बहुत ही प्यारी चीज है ये बेटा, ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, चलो मेरे भाई अब थोड़ा आगे चलते हैं। आइए मेरे बच्चों, कुछ और हमारे पास ऐसे शब्द हैं, जैसे मैंने कहा अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट। ये हमारे सामने शब्द हैं। ठीक है जी, फाइन, ओके। आपकी सामने ये जो बहुत ही प्यारी सी चीज है बाबू, इसको हम थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारी सी चीज हम समझने का काम करेंगे। ठीक है, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, अगर हम इनको समझने का काम करेंगे तो ये शब्द कैसे काम करते हैं, ध्यान से पहले इनको समझना। देखो, अमंग की या अमंगस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। इनका जो भाव है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अर्थ को बांट देने का ये काम करते हैं। जब एमिड या एमिड्स की हम बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, और ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, ये हमेशा प्लेस की बात करते हैं। अगर इनके अर्थ की हम बात करेंगे तो यहाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और एमिड या एमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ। क्या अर्थ होता है बेटा, इन द मिडल ऑफ, और इसका मतलब हिंदी में निकल कर आता है के मध्य। क्या कहा, के मध्य, किसी चीज के बीच में। बात समझ रहे बेटा? करेक्ट है भाई, हाँ कि ना? ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों, आपके दिमाग में एक नया सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि सर इस अमंग और इस अमंगस्ट में सिर्फ एसटी लगे का फर्क है, इस एमिड और एमिडस्ट में सिर्फ एसटी लगे का फर्क है। यही फर्क सवाल को जिंदा करता है। अमंग या एमिड हम यूज करते हैं केवल तब जब हमारे सामने लिखा हुआ जो शब्द है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड से है। कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं सर, इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है भाई, हाँ कि ना? और भाई साहब जिन शब्दों के अंत में एसटी यानी कि अमंगस्ट या एमिडस्ट, जब इनकी हम बात कर रहे हैं तो इन्हें हम यूज करते हैं किसके साथ, इनिशियल वाउल साउंड, यानी कि जिन शब्दों की साउंड कैसी है,
वाउल साउंड है, स्वर जैसी है, ठीक है ना। हालांकि ये पुरानी अंग्रेजी में यूज होते थे अमंगस्ट, एमिडस्ट, आप समझ रहे हैं, पुरानी अंग्रेजी में यूज होते थे एमिडस्ट, अमंगस्ट, अब इनका यूज होता नहीं है, समझ रहे, अब इनका यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं अब आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटा, फिट करके दिखाएंगे इन सभी के सामने सभी शब्दों को, ठीक है ना। देयर इज नो फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब होता है कमी। चलो बेटा अब इनको फिल करके दिखाओ फटाफट से। नाइस 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 नाइस। चलो भाई आंसर समझने का काम करते हैं। सर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। एक विवाद है किन में, सभी मेंबर्स के बीच। अ की साउंड बाउल साउंड है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया, अमंगस्ट। आगे लिखा है शिखा स्टूड इन द सेंटर ऑफ द रोड। हमारे सामने मान लीजिए एक रोड है, मान लीजिए हमारे सामने एक रोड है मेरे भाई, ठीक है जी, मान लीजिए एक रोड हमारे सामने है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा यार, ठीक है जी, ये एक रोड हमारे सामने है, ठीक है जी। अब मान लीजिए शिखा नाम का कोई इंसान है, ठीक है, और वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बताओ क्या आप इस जगह को सेंटर कहोगे, क्या आप इस जगह को सेंटर कहोगे मेरे भाई। अगर आप सर्कल को ड्रॉ करो, अगर आप सर्कल को ड्रॉ करो तो सर्कल का जो केंद्र है वो तो सेंटर है, सर्कल का जो केंद्र है वो तो सेंटर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जो सभी के बराबर दूरी पर हो, ठीक है ना, जिसका लोकस फिक्स हो। भाई गणित ने तो यही हमें समझाया, लेकिन ये सेंटर थोड़ी है। तो जब ये सेंटर है ही नहीं, जब ये सेंटर है ही नहीं तो आप यहाँ क्या कहेंगे, इन द मिडल ऑफ। अब सर रोड अपने आप में सिंगुलर है, तो सर इन द मिडल ऑफ को हटाकर आप इसकी जगह यहाँ पर एमिड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एमिड द रोड। करेक्ट हो गया भाई, करेक्ट हो गया भाई। अगला सवाल, देयर इज नो फ्लॉ, कोई कमी नहीं है उसकी इंटीग्रिटी में। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर कोई कमी ना हो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कोई बिगाड़ ना सके, समझ रहे। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से क्या हो गया, एमिड। आई डिड नॉट फाइंड एनी एरर, मैंने कोई गलती नहीं ढूंढ पाई। दीज क्वेश्चंस प्लूरल कैटेगरी का नाउन हो गया, इसी की वजह से अमंगल, ठीक है। क्वेश्चन बन गए भाई, ठीक है। हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने कभी नहीं सोचा था, क्या नहीं सोचा था कि यार बिटवीन अमंग का इतना लंबा झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों, जो चीज हम सोच नहीं पाते हैं वो हमें सीखनी नहीं चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। आइए मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, एक नई प्रेपोजिशन से मुलाकात कराता हूँ। इस प्रेपोजिशन का नाम है बाई, ठीक है जी, इस प्रेपोजिशन का नाम है बाई, ठीक है। ये वो बाई नहीं है पुष्पा वाली, बाई ने बोला तो करना तो करने गए, क्योंकि पुष्पराज किसी और से नहीं डरता है, पुष्पराज अपनी बाई से डरता है। ये वो बाई नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन बाई है जिसका कई तरह से मैं आपको प्रयोग करना सिखाऊंगा। आओ दोस्तों, सबसे पहले इसका अर्थ होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब ये हमें बताने का काम करता है स्थान, यानी कि इसकी हिंदी में हमें समझ में आ रहा है के बगल में। क्या हिंदी समझ आ रहा है इसका हमें, किसी के बगल में, ठीक है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर उदाहरण लिख देता हूँ। शी लिव्स बिसाइड, बिसाइड का मतलब बाई, बाई का मतलब नेक्स्ट टू मी, ठीक है ना जी, यानी कि वो मेरे बगल में रहता ही, वो किधर रहता ही, बगल में रहता ही, ठीक है। इंग्लिश में मोक अच्छा हो रहा है रिजल्ट के लिए, थैंक यू सर, वेलकम 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 टू द पार्टी, वेलकम टू द क्रिसमस पार्टी। ओके गाइज, फाइन। बिसाइड का एक और प्रयोग मैं आपको सिखाता हूँ, बिसाइड का एक और प्रयोग मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ध्यान से समझने का काम करने का बिडू लोग, ठीक है। बिसाइड का एक और प्रयोग मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। बिसाइड का हम यूज करते हैं इसको जब हम लिखे हुए वाक्य को पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करते हैं, है ना, पैसिव वॉइस में। एक वाक्य लिख रहा हूं, आप इसका पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। मोहन बॉट अ कार। बाबू इसका पैसिव बनाकर दिखाएं फटाफट से, जल्दी बताएं। आप जब इसका पैसिव बनाने का काम करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे अ कार वाज बॉट बाय मोहन। तो पैसिव बनाने के लिए करता क्या है ये बाई, आप कहेंगे सर सेंटेंस के आखिर में किसी भी लिखे हुए डूअर को यानी कि सब्जेक्ट को लिखने के लिए ये काम आता है, और ये ऐसे लिखे हुए सब्जेक्ट को एजेंट बनाने का काम करता है। एजेंट को हम हिंदी में कहते हैं जिसके द्वारा काम कराया जाता है, ठीक है। तो एजेंट फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसके द्वारा कोई भी काम कराया जाता है, ठीक है भाई। तो पैसिव बनाने के लिए बाई का यूज हम करते हैं भाई। तीसरी बात हमारे सामने आती है, तीसरी बात हमारे सामने आती है, क्या बात आती है भाई,
बाई के साथ हम हमेशा बताने का काम करते हैं क्या चीज, टाइम सोर्स। क्या बताने का काम करते हैं, टाइम सोर्स। ठीक है जी। और याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमें समय की तभी जानकारी होती है जब हम समय के साथ द लगाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं हो, मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई मेरी घड़ी में इस समय रात के 8 बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, बताओ जरा, बताओ भाई। तो आप क्या कहोगे, रे सर नशे में हो लगता है ना। आप कहेंगे इट इज 10 PM बाय द क्लॉक। ठीक है ना जी। क्लॉक की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वॉच लिख सकते हैं, अलार्म लिख सकते हैं, वॉल क्लॉक लिख सकते हैं। वॉल क्लॉक का मतलब जो दीवार घड़ी होती है, ऐसा कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। हमने तो रात के 10 बजा दिए, तुम्हें जो बजाना है बजाओ बे। चौथा इसका प्रयोग हम करने की कोशिश करते हैं, बाई के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं और इसके बाद हम लिखते हैं क्या चीज, ट्रेवल सोर्स। ट्रेवल सोर्स का मतलब होता है, आप इसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। यानी कि यातायात के जो जरिए हैं, संसाधन है, उनकी हम बात कर रहे हैं। जो यातायात के जो संसाधन है, इधर आना जाना, उन सभी का हम इसके साथ जिक्र कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। ही केम हियर, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई फूट, बाई हॉर्स, बाई कैमल, बाई शिप, बाई एयर, बाई पैलनक्विन। पैलनक्विन हम कहते हैं पालकी को। पालकी देखी है पुराने जमाने में, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। मस्तानी बाई को पालकी में बिठा कर लाए थे भाई साहब बाजीराव के पास। कुछ याद है कि नहीं है? जो याद नहीं है तो भैया तुम फिर गोदी में आओ किसी के, ठीक है ना। बाई हर लैप, लैप का मतलब गोदी होता है। इनमें से कहीं कोई गड़बड़ है तो बताओ जरा, बताओ जरा, जल्दी से बताओ भाई। अब आप कहोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, सारा मामला अपनी जगह सही है। बस यातायात का साधन है, बाई लगा दिया, ठीक है। ट्रेन यातायात का साधन है, बाई लगा दिया। कार यातायात का साधन है, बाई लगा दिया। सर हमारे पैर यातायात के साधन नहीं है, ठीक है ना। अगर मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं आपको कह सकता भाई अपनी गाड़ी दिखाओ कि एक बार मुझे जाना है किसी से मिलने के लिए। आप कहोगे सर जी गाड़ी क्या, आप हमारा दिल ले जाओ गुरुजी, आपके लिए सब कुछ कुर्बान है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जरा अपने पैर मुझे उधार दे दो, अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे अपने पैर उधार दे दो, मुझे कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, पैर दोगे। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये कोई यातायात के साधन थोड़ी है, समझ रहे हैं। इसीलिए बेटा इसके साथ बाई नहीं, हम ओन लगा देंगे। घोड़ा यातायात का साधन नहीं है, बाई हटाओ, ओन लगाना पड़ेगा। कैमल यातायात का साधन नहीं है, ये तो जबरदस्ती लोग कैमल की कमर पे लद लेते हैं, चल बेटे, है कि नहीं। समझ लेना, ये पेपर में क्वेश्चन होते हैं गलत आप लोगों से। शिप यातायात का साधन है। इस एयर का मतलब हमें समझ में आ रहा है प्लेन, ठीक है ना। गॉट इट, ये भी अपने आप में सही है। पैलनक्विन पालकी के लिए होता है यूज, अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। लैप किसी की गोद, सर यहाँ पर हमें इन लगाना पड़ेगा। किसी की गोद कोई ट्रेवल का सोर्स थोड़ी है भाई, करेक्ट हो गया भाई, ठीक है भाई, आगे ना। चलो भाई, अब आपने कहा सर यहाँ कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाना, तब ये प्रोग्राम है। गुरुदेव अब एक बात मुझे बताओ, अगर किसी भी ट्रेवल सोर्स या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ, अगर मान लीजिए गुरुजी मैं यहाँ पर ए एन या द लगा दूं तो, अगर मैं इसके साथ ए एन या द लगा दूं तो, भाई दिमाग में तो आना चाहिए ये सवाल। अगर मैं इससे पहले ए एन या द लगा दूं, या फिर मान लीजिए मैं कोई भी पॉजेसिव वर्ड यहाँ पर लगा दूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ इसके साथ लगा दूं तो क्या करोगे, तो बेटा इन के साथ फिर बाई लगाने की बजाय हम इन या ऑन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण इसका भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा ही केम हियर बाई इन हिज कार। बताओ जरा, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, ठीक है ना। दोनों सवालों के आंसर्स बताओ बेटा। पिछली क्लास में आपके इनके बारे में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, ठीक है जी। पॉजेसिव एडजेक्टिव के अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दिस दैट दीज दोज, याद है भाई। तो इनके साथ इन ऑन। आप कहेंगे सर ही केम हियर, सर इसी गाड़ी में है तो इन हम लगाएंगे। आगे लिखा है रवि इज ट्रेवलिंग ब्लैंक दिस ट्रेन, बताओ ट्रेन के साथ क्या लगाएंगे, बाई या ऑन। आप कहेंगे सर कोई डिटरमिनर लगा दिया है इसके साथ तो हम ऑन लगाएंगे, ना कि बाई। ये बहुत प्यारे सवाल है, पेपर में आपको फंसाते हैं, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप दिल से सीख रहे हैं, तो अब आप फंसेंगे नहीं भाई, ठीक है बच्चे। चलो भाई, बाई के हम लोगों ने अलग अलग यूज सीखे हैं, है ना भाई। और ये वो वाली बाई नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बाई के और यूज सिखाता हूँ बेटा, बाई के ही और यूज सिखाता हूँ। इधर लिख देता हूँ बाई का यूज नंबर 5, ठीक है जी। बाई का 5वां यूज हम देखते हैं। इसका हमें समझ में आता है, हिंदी में कहते हैं इसको के जरिए, ठीक है ना। मीनिंग लिखा देता है ये हमें, बाई मीन्स ऑफ, के जरिए, ठीक है ना। कोई भी काम किस चीज के जरिए, ठीक है ना, है ना। आप इसी को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इन व्हाट वे, जो आंसर हमें दे, इन व्हाट वे, किस चीज का आंसर दे, कौन सा काम किस तरीके से होगा, इन व्हाट वे समथिंग इज डन,
इन व्हाट वे समथिंग इज डन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ सेंड द डिटेल्स बाय ईमेल, तो किस जरिए आप भेजोगे डिटेल्स मुझे, बात समझ रहे हैं, ठीक है। यू कैन इन्फॉर्म मी बाय व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें इसी बाई का एक और यूज समझ आता है। क्या यूज समझ आता है? ये बताने की कोशिश करता है कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। क्या बताता है? कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। और जब कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन के साथ बताया जाता है तो हम इसे हमेशा परफेक्ट टेंस के जरिए बताते हैं। किसके जरिए बताते हैं? परफेक्ट टेंस के जरिए बताते हैं। समझने की कोशिश करना। मैं एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, रवि ब्लैंक सेंड द रिपोर्ट बाई टुमारो। बाबू इसके अनुसार पहला आंसर मुझे बताएंगे। मैं अगर आपके सामने कहता हूँ बाई लास्ट वीक, इसके अनुसार दूसरा आंसर बताएंगे। और मैं अगर बाई नाउ आपके सामने कह दूं तो इसके आंसर तीसरा। इसके तीन पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इसके तीन पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, तीनों के बारे में मुझे बताएं। हैं जी? आप कहेंगे सर बाई टुमारो का मतलब हमें यहाँ पर क्या समझ में आया? सर ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसी के लिए विल हैव सेंट, हम फ्यूचर परफेक्ट ले जाएंगे। लास्ट वीक जो बीत गया पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड सेंट आ गया। सर बाई नाउ प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट में हम सर रवि के अनुसार हैज सेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये टेंस जब आपको पढ़ाया जाता है उसमें भी इस चीज के बारे में आपको समझाया जाता है। ठीक है जी, हाँ ना, बात समझ में आ गई? ओके, इजी, आगे चलते हैं बेटा। चलिए भाई, बाई हमें एक और चीज बताने का काम करता है। बाई हमें बताने का काम करता है क्या चीज? नॉट आफ्टर द गिवन टाइम, नॉट आफ्टर द गिवन टाइम। ठीक है ना, ये समय की एक लिमिट हमें बताने का काम करता है। क्या बोले हम? ये समय की एक लिमिट बताने का काम करता है कि जो आपको लिमिट दी गई है ना समय की, उस समय के बाद ये काम नहीं हो सकता। जैसे आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपसे ये कहा जाता है सबमिट द फॉर्म बाई 20th, मान लीजिए जनवरी लिख देता हूँ, तो 20 जनवरी के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, 20 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, आपने कहा यू कैन कॉल मी बाई 7 PM, शाम के 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। शाम के 7 बजे तक मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसके बाद आप फोन ना कीजिए। बात समझ रहे? ठीक है मेरे भाई, इसी का एक 8वां यूज भी समझाता हूँ। ठीक है, इसका एक 8वां यूज भी आपको समझा देता हूँ। जब ये मेंशन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, बाई जिक्र करता है, मेंशन करने की कोशिश करता है क्या चीज? डिग्री को, या फिर किसी चीज को मेंशन करता है अमाउंट को, डिग्री को या अमाउंट, मेंशंस द डिग्री अमाउंट, इन दोनों की अपनी लिमिट बताने का काम करता है। जैसे he missed the train by 10 minutes। ठीक है ना जी, किस समय की लिमिट थी जिसकी वजह से उसने ट्रेन को मिस कर दिया? 10 मिनट की हद थी। बात समझ रहे? ठीक है ना, गोल्ड इज, चलो बेटा कोई एग्जांपल अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है ना, गोल्ड प्राइस रोज, रोज का मतलब उठ गया, कितना उठ गया? बाई ₹250, यानी कि 250 रुपया सोना जो है वो महंगा हो गया। मेरी बात समझ रहे? किसी पर गोली चलाई गई, द बुलेट मिस्ड हिम बाई 2 इंचेस, 2 इंच से गोली मिस हो गई और वो बच गया। ठीक है जी, हाँ कि ना, गॉट इट? इसके अलावा कुछ और फ्रेजेस भी होते हैं, इसके अलावा कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जिनके साथ हम बाई का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कह दूं कुछ एग्जांपल्स के लिए, डे बाय डे, अब इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी बताओ, डे बाय डे का मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन, यानी कि हर दिन के बाद ऐसा होता है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको कहूं वीक बाय वीक, सप्ताह दर सप्ताह, ईयर बाय ईयर, साल दर साल, आप किसी के प्यार में पागल हैं, आप किसी के प्यार में पागल हैं, साल दर साल उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अगर आप लोगों को कहूं चैप्टर बाय चैप्टर, मैं अगर आपको कहूं चैप्टर बाय चैप्टर, आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव हो रही है। चैप्टर बाय चैप्टर, आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो आपका इंग्लिश को समझने में इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं भाई? समझ रहे हैं? ठीक है भाई, गॉट इट? ओके, डे बाय डे, नाइट बाय नाइट, आप ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं और ये बताने की काम करते हैं कोई चीज जो लगातार आगे होती रहती है, बढ़ती रहती है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, इसी बात के साथ मुझे गणित भी याद आ गया। गणित ने इस बाई का मतलब बताया है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, या तो गुणा या फिर भाग दिखाने की कोशिश करता है, या फिर कभी कभी ये किसी चीज की मेजरमेंट बताने का काम करता है, यानी कि किसी भी चीज की क्या पैमाइश बताने का काम करता है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं 10/5 कहूं तो परिणाम क्या निकला? 2, यानी कि ये विभाजन की बात कर रहा है, विभाग कर रहा है इसको। अरे हाँ है ना, आप समझ रहे हैं? ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट, हाँ कि ना? ठीक है ना, अगर मैं आपको कहता हूं द रूम इज 10 by E,
ठीक है जी, रूम की जो लेंथ है ना, फीट नहीं या फुट आएगा बेटा, ठीक है ना, यानी कि 10/3 का है, यानी कि 10 गुना 3 की ये हमें बात बताने का काम, ठीक है। तो ये 10 तरह से हमारे सामने बाई परेशान करती है, ठीक है, 10 तरह से आपकी बाई परेशान करती है। ए बाई लोग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो, अभी 10 के अलावा मेरे मन में आ रहा है, मैं एक 11वां और बता दूं, बाई का 11वां रूप भी देख लो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बाई हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, इट शोज, ये हमें दिखाने का काम करता है क्या चीज, शोज कॉन्टैक्ट, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं टच, यानी कि किसी भी चीज को छूना, किसी भी चीज को छूना या कोई भी चीज जो आपके नजदीक है उसको बताने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप चले जा रहे थे, ठीक है ना, ही कॉट मी, आप चले जा रहे थे और किसी ने ही कॉट हर बाय हर हैंड, ठीक है जी, यानी कि उसने उसके हाथ से उसको पकड़ लिया, है ना। मैं आपको अगर कहूं पिक इट अप बाय इट्स हैंडल, इसके हैंडल को पकड़कर आप उठा दीजिएगा, ठीक है ना। आपने कहा आई टुक हिम बाय हिज हैंड, यानी उसके हाथ से उसको पकड़कर सहारा दिया, ठीक है, गॉट इट, है ना। बाई का एक और रूप देखना चाहोगे, एक चिन्ह के पापा सोमीर भाई कह रहे हैं बाई बहुत परेशान करती है सर, मेरे को भी परेशान करती है मेरी बाई, लेकिन क्या करूं भाई, पढ़ाना बहुत जरूरी है। बाई का एक और मतलब होता है जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू को हिंदी में हम कहते हैं के अनुसार, ठीक है जी, है ना। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आप कहते हैं बाई मी इट इज नाइस, मेरे अनुसार ये सही है, ठीक है ना। मैं अगर कहता हूँ यू कैन नॉट लिव हियर बाई लॉज, यानी कि कानूनों के अनुसार आप यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है ना। अनिरुद्ध भाई कह रहा है हमारा और आपका बाई चारा टॉप गुरुजी, यो माई सन यो बाई, तो भाई बाई के 12 रूप आपको दिखा दिए मैंने, ठीक है दोस्तों लोग, आगे चलते आगे चलते। अब मैं आपके सामने फिर से 2 प्रेपोजिशन ऐसी रखूंगा जो आपको बेहद खूबसूरत तरीके से परेशान करेंगे, ठीक है ना जी। एक होता है जिसे हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, मिलते जुलते हैं ये, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ, मिलते जुलते हैं, बिल्कुल नजदीक बैठे हैं एक दूसरे के। इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ, इन दोनों में हमें अलग अलग तरीके से इनको समझने का काम करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब इन स्पाइट ऑफ की हम बात करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है जी, ये बताने का काम करता है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमें समझ में आता है क्या बताने का काम करता है, विरोधाभास, वाक्य के अंदर ये एक विरोध बताने का काम करता है। विरोध का मतलब जो है ठीक उसके विपरीत कोई बात कही जाए, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बजाय का मतलब ये हमें बताने का काम करता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। इसका मतलब होता है क्या चीज, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ की जगह कभी कभी इसी के लिए इन ल्यू ऑफ, अगर आप एनडीए सीडीएस जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इन ल्यू ऑफ या इन प्लेस ऑफ जैसे शब्दों से प्रेपोजिशन पूछी जाती है, ठीक है भाई। मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, जरा जचा के दिखा दीजिए मोहब्बत के नाम, ठीक है ना। नेग्लिजेंट लापरवाह को कहते हैं स्कोल्ड, का मतलब डांटना, स्कोल्ड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, डांटना। सवाल नंबर 4 और 5 में एक गुगली है, चौथे और 5वें क्वेश्चन में गुगली है, संभल के चलिएगा दोस्त, ठीक है ना। पता है बेटा, ये जो लिखी है ना आपके सामने यहाँ पर मीनिंग इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं,
यहाँ लिख देता हूँ, इन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब आप जानते ही हैं, नाउन में कंपाउंड हमने समझा था, जो दो से ज्यादा शब्द आपस में मिलकर एक अर्थ बनाते हैं। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेपोजिशन, इसके बाद या तो हमें नाउन लिखना पड़ता है या एडजेक्टिव लिखना पड़ता है, इसके बाद फिर से प्रेपोजिशन लिखना पड़ता है। यहाँ प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन, तो ये मिलकर कंपाउंड प्रेपोजिशन का रूप ले लेते हैं। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन ही होती है दोस्तों। अब एक एक करके समझने का काम करेंगे भाई, ठीक है। अब मेरे बच्चों, हमें ये इंस्पाइट ऑफ जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसी इंस्पाइट ऑफ का बिगड़ा भाई है क्या? डिस्पाइट। इसका मीनिंग क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट। फिर से लिख दे रहा हूं, जब डिस्पाइट इसका मीनिंग है तो इसके साथ हमें इसी वजह से, इसके मीनिंग में पहले से ही इंस्पाइट ऑफ जुड़ा है, इसी वजह से डिस्पाइट के साथ हमें ऑफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रख लोगे भाई इस बात को? हाँ जी, ध्यान रख लोगे बेटा इस बात को? सारे प्यार से बोलो यस। सोनाली, हिमांशी, रीना, प्रीति, लल्लू, लल्लू यादव, याद रख लोगे भाई? ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ बेटा, पहले सवाल का आंसर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ब्लैंक हिज कार, ही टुक माय स्कूटर। मेरे अपनी गाड़ी ले जाने की बजाय मेरा स्कूटर ले गया, सब्स्टिट्यूशन है। इसी की वजह से आप लोगों ने क्या लिख दिया? इंस्टेड ऑफ। अगला सवाल, आई कैन नॉट अलाउ हिम यू, ठीक है ना जी। सर मैं उसको अलाउ नहीं कर सकता आपकी बजाय, तो सर किसी के स्थान पर किसी अन्य की बात कही है। ब्लैंक द लास्ट वार्निंग, ही डिड नॉट आंसर द मेल्स। लास्ट वार्निंग उसको दी गई, ठीक है ना। देखो, लास्ट वार्निंग किसी को दी जाए तो उम्मीद ये की जाती है कि आप जवाब दोगे, लेकिन लास्ट वार्निंग के बाद भी जवाब नहीं दे रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या? इन स्पाइट ऑफ, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? डिस्पाइट। अब सवाल नंबर 4 और 5 को समझना मेरे साथ सीखिएगा। सवाल नंबर 4 और 5 को मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे बच्चों, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस या तो एक शब्द से हो या फिर एक फ्रेज से हो, पर इसके बाद सेंटेंस तो कदापि नहीं आ सकता है पुत्र। इसके बाद सेंटेंस तो कदापि नहीं आ सकता है पुत्र, क्योंकि किसी भी वाक्य के बिल्कुल प्रथम स्थान पर हमेशा आपको वाक्य के कर्ता की उद्घोषणा करनी पड़ती है पुत्र। अगर वहां वाक्य के कर्ता का आप जिक्र करोगे तो वह संबंध बोधक शब्द के साथ अनर्गल बात करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इस पूरी समष्टिगत, मतलब अगर इस पूरे समष्टि में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। प्रेपोजिशन के बाद सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं आ पा रहा, इसीलिए हम लोगों को इन दोनों सवालों में एक दिक्कत महसूस हो रही है। ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, ये इसका एडजेक्टिव, यानी कि ये अपने आप में क्या है? एक सेंटेंस। सेंटेंस को ही हम क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहां हम देखेंगे तो हिज नेग्लिजेंस, तो आप ये कहेंगे क्या चीज? सर ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस का एक फ्रेज बना हुआ है ना? ठीक है जी। तो दोस्तों, अब इसी बात के आधार पर एक खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूं। क्या है भाई? अगर हमारे सामने इंस्पाइट ऑफ, क्या लिखे हम? अगर हमारे सामने इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट अगर हमें देखने को मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव केस का ही हम या तो कोई वर्ड या कोई फ्रेज लिखते हैं जो विरोधाभास बताता है आने वाले अगले सेंटेंस को, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे बच्चों, यहाँ पर भी हमारे सामने एक सेंटेंस है जिसको मैं क्लॉज कह दूं, यहाँ पर भी एक सेंटेंस है जिसको मैं क्लॉज कह दूं, तो इन दोनों के विरोधाभास को बताने के लिए इंस्पाइट ऑफ नहीं, हम यूज करते हैं किसका? ऑल्दो या फिर दो का। ठीक है भाई? ठीक है जी, हाँ कि ना? ठीक है भाई। अब सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं। हालांकि वह लापरवाह था, उसके पिता ने उसे फिर भी नहीं डांटा। तो ये तो पूरा वाक्य है, इसी की वजह से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ऑल्दो। सर यहाँ नेग्लिजेंस अपने आप में एक क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब एक सामान्य फ्रेज है। तो इस बातचीत के लिए ही हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बताओ जरा सोच के। माफ कीजिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या लिखने का काम करेंगे? यहाँ पर आप लिखने का काम करेंगे इंस्पाइट ऑफ। अगला सवाल, ही केम ब्लैंक, ही वाज इल। सर पूरा वाक्य लिखा है, इसके लिए ही हम ऑल्दो या दो में से कुछ लिखेंगे। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें भी क्या फर्क होता है, तो आप बता रहा सर ऑल्दो या दो अपने आप में कंजंक्शन होते हैं। ठीक है। और इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट आप सभी लोग अभी अभी मेरे साथ समझ रहे हैं कि ये अपने आप में प्रेपोजिशन होते हैं। अगला सवाल, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर फ्रेज बना दिया है, तो सर डिस्पाइट लिख दीजिए या इंस्पाइट ऑफ लिख दीजिएगा। ठीक है ना। हेट्रेड की बजाय उसे क्या मिला? रिस्पेक्ट मिला। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे आप यहाँ पर? किसी चीज के स्थान पर क्या मिला? ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? इंस्पाइट ऑफ। आखिरी वाले वाक्य में क्या लिखेंगे बताओ जरा? हेटेड के स्थान पर उसको रिस्पेक्ट मिली, इन स्पाइट ऑफ कहें या इंस्टेड ऑफ कहें? आखिरी सवाल का जवाब मुझे दीजिए। चलिए मेरे भाई फटाफट से आंसर दीजिए, ये बहुत प्यारा हसीन सवाल है भाई, बताइए।
तो आप ऐसे लिखे हुए वाक्य में दोनों को ही ठीक मान सकते हैं। ठीक है भाई? ओके भाई? चलो मेरे भाई, अब थोड़ा-सा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं एक प्रीपोज़िशन के बारे में जिसका नाम है विद, ठीक है? जिसका नाम है विद। अब थोड़ा-सा विद के बारे में समझाता हूँ। अब एक-एक ऐसी प्रीपोज़िशन आएगी जिसके कई सारे हम प्रयोग करते हुए आपके साथ चलेंगे, और उसके कई सारे अर्थ बताते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले आ जाओ फटाफट से। सर सबसे पहले ये हमें विद की हमें बात करने की कोशिश करता है, क्या बताता है? कंपनी। कंपनी का मतलब होता है साथ, या फिर जिसे हम कहते हैं संगत, ठीक है ना? साथ या संगत, जैसे आप किसी भी इंसान के सामने जाकर कहते हैं, ही इज़ विद मी, वह मेरे साथ है, संगत बता दी। दूसरी बात हमारे सामने आती है जब हम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट का ज़िक्र करते हैं। टूल या इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी औज़ार, किसी भी यंत्र की अगर हम बात करते हैं, किसी भी औज़ार या यंत्र की हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण से देखेंगे, मैंने कहा ओपन दिस बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का मतलब क्या होता है? पेंचकश, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा ब्रेक दिस बॉक्स या ब्रेक दिस डोर विद अ हैमर। हथौड़े से इसको तोड़ दो। आई राइट विद अ पेन। आई राइट विद अ पेन। ठीक है जी, मेरा जो लिखना है वो पेन के साथ है। ओके, है ना? अब अगर पेन की जगह ये लिखा हो जाए आई राइट इन ब्लैक इंक, तो ये अपनी जगह सही है। ठीक है भाई? विद का एक और प्रयोग हमें समझना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़ बेटा? इसे हम कहते हैं इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बाबू क्या कर रहे होते हैं? मिला देते हैं, संलग्न कर देते हैं। जैसे कभी-कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है ना? तो दुकानदार कहता है, "यू कैन बाय दिस शर्ट विद दीज़ शूज़।" शर्ट के साथ आपको ये शूज़ मिल जाएँगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है? आपने दुकान पे जाकर कहा, "आई वांट आई वांट रॉयल एनफील्ड।" ठीक है? "आई वांट रॉयल एनफील्ड विद ट्यूबलेस टायर्स।" है भाई? चलिए, मुझे लगता है आज मेरे बच्चों बहुत हो गया है। पहले यहाँ तक पढ़ के आओ। आज मैंने आपको थका दिया है ज़बरदस्त लेवल पर, ठीक है? तो आज बहुत सारी हमने पढ़ाई की है और भगवान हमें यूँ ही ताकत दे बहुत सारी और पढ़ाई करने के लिए। ठीक है भाई? हाँ कि नहीं? पंकज यादव कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई है। मेरी शादी को बेटा 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, ठीक है? और आप ना बेटा पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। आप इतनी बकैती करते हो पंकज यादव भाई क्लास में, हद से ज़्यादा बकैती करते हो। अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे यार। आपको नहीं पता, आप हो सकता है अभी नादान हो, ये जो टॉपिक है ना बेटा, सारी उम्र निकल जाती है, ये टॉपिक किसी भी बच्चे का अच्छा नहीं हो पाता। और मेरी प्लीज़ रिस्पेक्ट किया करो बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है बेटा पंकज? आप नादानी में ऐसी-ऐसी बकैती काटते हो बेटा, फिर बहुत बुरा लगता है कि यार इस बच्चे को इस ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है लगता है। पढ़ लिया करो बेटा सीरियस होके। पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर बाद में कुछ समझ नहीं आता, रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे।